फ़र्ज़ करें कि एक शख्स अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कोई डेटिंग ऐप स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, जो आजकल बहुत आम सी बात है। बिल्कुल। तो एक प्रोफ़ाइल सामने आती है, उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, जॉब टाइटल शानदार लगता है और फ़ौरन स्क्रीन पर राइट स्वाइप कर दिया जाता है। और देखने में ये एक बिल्कुल मॉडर्न आज के दौर का आज़ादाना फैसला लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी पसंद खुद तय कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वो अंगूठा जो स्क्रीन पे स्वाइप कर रहा है, असल में मिलियन ईयर्स पुराने एक कोल्ड कैलकुलेटेड सर्वाइवल एल्गोरिदम के तहत हरकत कर रहा हो। वाकई ये सोचकर ही हैरत होती है। यानी इस जायजे का मकसद उन रवैयों को समझना है जो हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, लेकिन दरअसल उनकी जड़ें हजारों साल पुरानी एवोल्यूशन में फैली हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। और वैसे इस किताब का बैकग्राउंड अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी पेश करता है। जब ये किताब 1994 में पहली बार पब्लिश हुई थी ना, तो इसने एकेडमिक और सोशल सर्कल्स दोनों में एक तूफान खड़ा कर दिया था। अच्छा, मतलब लोगों ने इसे आसानी से कबूल नहीं किया? बिल्कुल नहीं। लोगों के लिए ये मानना बेहद मुश्किल था कि मर्द और औरत की सेक्सुअल साइकोलॉजी में कोई डीपली वायर्ड एवोल्यूशनरी डिफरेंसेस हो सकते हैं। सही, क्योंकि उस वक्त तो सोशल साइंसेस का डॉगमा कुछ और ही था। हाँ, डॉगमा ये था कि इंसानी जहन एक ब्लैंक स्लेट है और मर्द और औरत की प्रेफरेंसेस सिर्फ सोसाइटी की बनाई हुई हैं। लेकिन इस किताब ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया पेश किया। और वो जाविया ये था कि अगर इस थियरी को वाइडर सर्वाइवल पिक्चर्स से कनेक्ट किया जाए तो एक वाज़ेह वाकया समझ आता है। जिंदा रहना यानी सिर्फ लंबी उम्र पाना एवोल्यूशन के लिए काफी नहीं है। सही बात है। जो आबाओ अजदाद सक्सेसफुली मेट नहीं कर पाए, वो हमारे एंसेस्टर्स बन ही नहीं सके। उनका सिलसिला वहीं खत्म हो गया। ओह वाओ, यानी हर जिंदा इंसान आज उन्हीं कामयाब लोगों की लड़ी का हिस्सा है जिन्होंने मेट ढूंढने, उसे अट्रैक्ट करने और रिप्रोड्यूस करने के इस शदीद मुश्किल मरहले को जीता था। बिल्कुल। सर्वाइवल का असल मकसद ही यही था। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की रेस है, तो फिर प्यार का क्या? हाँ, ये सवाल तो आता है जहन में। मतलब वो रोमांस, वो पैशन जो हम किसी खास शख्स के लिए महसूस करते हैं, वो तो बहुत सच्चा और मैजिकल सा लगता है। क्या उस सब को सिर्फ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नाम दे देना बहुत ज्यादा क्लिनिकल और बेहिस्सा नहीं लगता? ये ताज्जुब की बात जरूर लगती है, लेकिन साइंस बताती है कि नेचुरल सिलेक्शन ने ही हमारे दिलों में ये इंटेंस फीलिंग्स डाली हैं। अच्छा, तो प्यार और पैशन कोई मैजिक नहीं है? नहीं, बल्कि ये एवोल्यूशन के ही बनाए हुए सबसे ताकतवर टूल्स हैं। अगर इंसान सिर्फ लॉजिक पे चलता तो बच्चे पालने जैसी बड़ी जिम्मेदारी शायद कोई ना उठाता। सही, ये इंटेंस जज्बात, ये अटैचमेंट असल में बायोलॉजी का दिया हुआ इनाम है जो दो लोगों को एक दूसरे के साथ लंबे अरसे तक जुड़े रहने पर मजबूर करते हैं। ताकि रिप्रोडक्शन और उनके जीन्स का सिलसिला चलता रहे। यानी जो दिल में धड़कता है उसका कनेक्शन भी सीधा एंसेस्ट्रल सर्वाइवल से है। इस मैकेनिज्म को बेहतर समझने के लिए हम सोर्स मटेरियल की बुनियाद पर आते हैं। चैप्टर 1, ऑरिजिन्स ऑफ मेटिंग। हाँ, इस चैप्टर में तफसील से ये बेस बनाई गई है कि एनिमल्स और ह्यूमंस मेट चुनने के इस पूरे निज़ाम में आखिर किस तरह हिस्सा लेते हैं। और इस बुनियाद को समझने के लिए चार्ल्स डार्विन की एक बड़ी पेचीदा उलझन का जिक्र करना ज़रूरी है। डार्विन को नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी देने के बाद एक बात शदीद परेशान कर रही थी। वो पीकॉक वाली मिसाल। बिल्कुल, वो ये थी कि कुछ जानवरों में ऐसी फिजिकल ट्रेट्स क्यों होती हैं जो उनके जिंदा रहने यानी सर्वाइवल के लिए वाज़े तौर पर खतरा हैं। मोर यानी पीकॉक की मिसाल इसकी सबसे बड़ी वजह थी। हाँ, डार्विन ने यहाँ तक कहा था कि जब भी वो मोर की दुम देखता है तो उसे बीमारी जैसी बेचैनी होने लगती है। और वैसे इस परेशानी की वजह बिल्कुल लॉजिकल लगती है। मोर की वो लंबी, रंगीन और भारी दुम सर्वाइवल के लिहाज से एक डिजास्टर है। सही बात है। एक तो उस वजन के साथ जंगल में तेजी से भागना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरा ये कि वो दुम दूर से ही चमकती है जो हर किस्म के प्रेडेटर्स को अपनी तरफ दावत देती है। तो अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का उसूल देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन को ऐसी दुम वाले मोर को कब का सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए था। तो आखिर ये ट्रेड बची क्यों? यही वो डाइवर्जेंस पॉइंट था जहां डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन का नया कॉन्सेप्ट दरियाफ्त किया। बिल्कुल। उसने बताया कि जिंदा रहना एक गेम है, लेकिन आगे बढ़ना यानी मेट ढूंढना
एक बिल्कुल दूसरी गेम है। तो मोर की दुम इसलिए बरकरार रही और वक्त के साथ मजीद बड़ी होती गई क्योंकि पीहेंस यानी मोरनियां ऐसी ही शानदार और गाढ़े रंगों वाली दुम वाले मोर को मेट के तौर पर चुनती हैं। अब मोर चाहे प्रेडेटर्स के हाथों जल्दी मरा जाए, लेकिन मरने से पहले वो अपनी इसी खूबसूरत दुम की वजह से कई दफा मेट कर चुका होता है। मतलब एवोल्यूशनरी रेस में कामयाबी सिर्फ इसमें नहीं है कि कौन ज्यादा लंबा जीता है, बल्कि इसमें है कि किसे मेट चुन लिया जाता है। ये पॉइंट तो पूरी गेम ही बदल देता है। और जैसे कि सोर्स मटेरियल में आगे चलकर बताया गया है, इस सेक्सुअल सिलेक्शन की अमली तौर पर दो अहम इक़साम हैं जिनसे नेचर अपना काम लेती है। पहली किस्म सेम सेक्स कंपटीशन है और दूसरी मेट चॉइस है। उन दो किस्मों को समझना लाजमी है। पहली किस्म में एक ही जिन्स के दरमियान शदीद कंपटीशन होता है, जैसे स्टैग्स यानी बारहसिंगा आपस में सींग लड़ाकर डोमिनेंस के लिए लड़ते हैं। लेकिन इसकी सबसे खौफनाक और हैरानकुन मिसाल जो किताब में है वो एलिफेंट सील्स की है। ओ हाँ, एक मेल एलिफेंट सील का वजन 4000 पाउंड्स तक हो जाता है। बीच पर जब मीटिंग सीजन आता है तो ये अजीमो शान मेल्स आपस में खूनी जंग करते हैं। और इन जंगों में वो एक दूसरे को शदीद जख्मी करते हैं और बाज दफा तो जान भी चली जाती है। इस खूनी कंपटीशन का नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ 5% मेल सील्स जीतने के बाद 85% फीमेल्स के साथ मेट करते हैं। वेट, सिर्फ 5%? ये डेटा वाकई में होश उड़ा देने वाला है। हाँ, बाकी 95% मेल सील्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी मेट नहीं कर पाते। वो एवोल्यूशनरी डेड एंड बनकर रह जाते हैं। सिर्फ 5% की मोनोपोलाइजेशन। इसका मतलब है मर्दों की बायोलॉजी में जो कंपटीशन का एलिमेंट है वो कितना शदीद और डीपली वायर्ड है। बिल्कुल। और दूसरी किस्म में चॉइस की है, जहां एक जिन्स ज्यादातर फीमेल्स सामने वाले की किसी खासियत पर उसे चुनती है, जैसे मोरनी ने मोर को चुना। लेकिन जानवरों से हटकर अगर इंसानी साइकोलॉजी पर इसका इतलाक किया जाए तो डेविड बस की 37 कल्चर स्टडी का जिक्र आता है। ये एक अजीम और शान साइंटिफिक प्रोजेक्ट था। ये स्टडी इस सोर्स मटेरियल का मरकजी हिस्सा है। सोशल साइंस की दुनिया में उस वक्त तक ऐसा डेटा जमा ही नहीं किया गया था। इस स्टडी में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जाम्बिया तक, ब्राजील से लेकर जापान तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों से डेटा इकट्ठा किया गया। सही कहा। इसमें कैपिटलिज्म से लेकर सोशलिज्म तक हर माशी निज़ाम और मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती पस मंज़र के लोग शामिल थे। मकसद ये देखना था कि क्या मीटिंग डिज़ायर्स कल्चर के हिसाब से बदलती हैं या बायोलॉजी इनको ड्राइव करती है। समझने के लिए एक आम सी एनालॉजी से आसानी पैदा की जा सकती है, जैसे जिस्म का पसीना आना यानी स्वेट ग्लैंड्स का काम करना एक बिल्कुल अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजी है। हाँ, गर्मी लगती है तो बॉडी खुद ब खुद पसीना निकालकर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है। कोई भी शख्स बैठकर कॉन्शियसली ये फैसला नहीं करता कि अब मुझे 10 मिलीलीटर पसीना निकालना चाहिए ताकि मैं ठंडा हो जाऊं। बिल्कुल वैसे ही हमारी सेक्सुअल और मीटिंग स्ट्रैटेजीज अनकॉन्शियस होती हैं। जब लोग मेट चुन रहे होते हैं तो वो कैलकुलेटर लेकर एवोल्यूशनरी फायदे और नुकसानात का हिसाब नहीं लगा रहे होते। उनका दिमाग ऑटोमेटिक सिग्नल्स पर काम कर रहा होता है। ये कंपैरिजन इस अमल को ठीक से वाज़ेह करता है। और इसी अनकॉन्शियस प्रोसेस के तहत इंसानी मेटिंग 4 अहम मराहिल से गुजरती है। पहला मरहला मेट को सिलेक्ट करना है। फिर दूसरा मरहला उसे अट्रैक्ट करना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरा और बहुत जरूरी मरहला है अपने मेट को बरकरार रखना, यानी कीप करना। नेचर में इसकी इंतहा देखनी हो तो लव बग्स नाम के कीड़े की मिसाल देखिए। लव बग्स मेटिंग के दौरान 3 दिन तक मुसलसल कॉप्युलेट करते रहते हैं। उनकी इस तवील फिजिकल अटैचमेंट का मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई दूसरा मेल वहां आकर उस फीमेल के साथ मेट ना कर ले। ये उनकी मेट रिटेंशन स्ट्रैटेजी है ताकि पैटर्निटी यकीनी हो। और चौथा और आखिरी मरहला है रिप्लेस करना, यानी पुराने मेट को छोड़कर नया ढूंढना। रिप्लेस करने की ये स्ट्रैटेजी रिंग डव्स यानी फाख्ताओं में बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हम सुनते हैं कि डव्स हमेशा साथ रहते हैं और मोनोगमस होते हैं, लेकिन उनकी मोनोगमी कंडीशनल होती है। अगर उनके यहाँ बच्चे पैदा ना हो रहे हों यानी इनफर्टिलिटी का मसला हो तो एक ब्रीडिंग सीजन के बाद ही वो डव्स अपने मेट से डिवोर्स ले लेते हैं और एक नए मेट की तलाश में निकल जाते हैं। यानी एवोल्यूशन में मकसद सिर्फ साथ रहना नहीं है, असल मकसद जीन्स आगे बढ़ाना है।
और इसी मकसद तक पहुंचने में मर्द और औरत या मेल और फीमेल के मेटिंग गोल्स अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। इस फिनोमेनन को स्ट्रेटेजिक इंटरफेरेंस कहते हैं। स्कॉर्पियन फ्लाई यानी बिच्छू मक्खी की दुनिया में इस इंटरफेरेंस की बड़ी दिलचस्प अमली शक्ल देखने को मिलती है। फीमेल स्कॉर्पियन फ्लाई उस वक्त तक मेल के साथ मेट नहीं करती जब तक मेल उसे खाना पेश ना करे, जिसे न्यूप्शल गिफ्ट कहा जाता है। हाँ, मेल कॉपुलेट करता रहता है जब तक फीमेल वो गिफ्ट खाती रहती है। अगर मेल का लाया हुआ गिफ्ट छोटा होगा और जल्दी खत्म हो जाएगा तो फीमेल फौरन कॉपुलेशन रोककर उस मेल को वहीं छोड़ देगी। इसीलिए मेल को बिल्कुल सही साइज का गिफ्ट लाकर देना पड़ता है ताकि उसे अपना नतीजा हासिल करने का मुकम्मल टाइम मिल सके। इंसानों में भी ऐसी ही टकराव वाली हालत देखी जाती है, जहां एक जिन्स का शॉर्ट टर्म गोल दूसरी जिन्स के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के गोल से टकराता है। लेकिन इस पेचीदगी पर एक आम जहन में सवाल जरूर उठता है कि जंगल, पहाड़ और गार वाली जिंदगी तो अब खत्म हो चुकी है। मॉडर्न दुनिया में लोग डेटिंग एप्स यूज करते हैं, कॉफी शॉप्स में मिलते हैं। तो क्या उन पुराने हालात में बने उसूल अभी भी लागू होते हैं? हाँ, यही सवाल। इस तज़ाद को समझने के लिए फास्ट फूड की मिसाल बहुत कारगर साबित होती है। पुराने वक्तों में हमारे एंसेस्ट्रल माहौल में मीठी चीजें या फैट मिलना इंतहाई मुश्किल था। शुगर सिर्फ फ्रूट्स के पकने पर मिलती थी और उसकी मिकदार थोड़ी होती थी। स्कैर्सिटी यानी कमी की वजह से हमारे दिमाग ने एक पावरफुल रिवॉर्ड मैकेनिज्म बनाया कि जब भी फैट या शुगर मिले उसे दबाकर खा लो। आज हम मॉडर्न दुनिया में हैं जहां फास्ट फूड और डोनट्स हर कोने पर मौजूद हैं। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वही पुरानी स्केर्सिटी की वायरिंग पर चल रहा है। वो कैलोरीज को जमा करने का सिग्नल देता है, जो आजकल ओबेसिटी की वजह बनता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी मेटिंग चॉइसेस आज भी उन्हीं पुरानी एवोल्यूशनरी वायरिंग के तहत काम करती हैं। डेटिंग ऐप्स पर स्वाइप करते वक्त मॉडर्न माहौल होता है, लेकिन फैसले पिछले जमाने का जहन कर रहा होता है। उस पिछले जमाने के दिमाग पर बात करते हुए किताब में 2 गलत फहमियों यानी फैलेसीज से बचने पर खास जोर दिया गया है। एक तो ये कि जो कुछ हम इवोल्यूशन में देखते हैं वो ठीक ही होगा। जी, उसे नेचुरलिस्टिक फैलेसी कहते हैं। ये मानना कि जो नेचर में है वो इनहेरेंटली मॉरली ठीक है। हालांकि नेचर ने तो बीमारियां और जहरीले पैरासाइट्स भी बनाए हैं, उन्हें तो कोई अच्छा नहीं मानता। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सिर्फ ये बताती है कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं, ये नहीं कहती कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। और दूसरी अहम फैलेसी रोमांटिक फैलेसी है। ये एक खुशफहमी है कि इब्तदाई इंसान शुरू में बिल्कुल पुरअमन थे। वो जंगल में फूल चुनते थे और सारा तजाद और फसाद सिर्फ इस मॉडर्न सोसाइटी का पैदा करता है। हकीकत का डाटा इससे बिल्कुल अलग है। कंपटीशन, हसद और स्टेटस की जंग शुरू से ही हमारी बेसिक बायोलॉजी का हिस्सा रहे हैं। इन बुनियादी हकायक और एवोल्यूशनरी ग्राउंड रूल्स को सेट करने के बाद अब डायरेक्टली सोर्स मटेरियल के दूसरे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2, व्हाट वुमेन वांट। पहले चैप्टर में सेक्सुअल सिलेक्शन का आइडिया तो समझ आ गया, लेकिन अब इसे खवातीन की पसंद पर अप्लाई करके देखते हैं। आखिर औरतें मेट चुनने के मामले में इतनी शदीद चूजी क्यों होती हैं? इसका जवाब उनकी बायोलॉजी के बोझ में छुपा है। मेट सिलेक्शन में इस एहतियात की असल वजह वाकई बायोलॉजी की बुनियाद में है। अगर बायोलॉजिकल लेवल पर सेक्स की डेफिनेशन को देखा जाए तो ये सिर्फ सेक्स सेल्स के साइज और उनके बिहेवियर पर मबनी है। मेल्स के पास छोटे, निहायत तेजी से मूव करने वाले मिलियंस की तादाद में स्पर्म होते हैं। उनकी प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। जबकि दूसरी तरफ फीमेल्स के पास लाइफ में सिर्फ कुछ महदूद तादाद में अंडे यानी एग्स होते हैं। ये एग्स बड़े होते हैं और न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इनकी तादाद ना सिर्फ महदूद होती है, बल्कि इंसानों और मैमल्स में रिप्रोडक्शन का सारा बोझ, जैसे कि इंटरनल जेस्टेशन यानी 9 महीने का हमल और उसके बाद सालों तक दूध पिलाना, ये सब सिर्फ फीमेल की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि मेल के लिए एक सेक्सुअल एनकाउंटर में उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ चंद लम्हों और महदूद से रिसोर्सेज का हो सकता है। लेकिन अगर वही एनकाउंटर फीमेल के लिए हमल में तब्दील हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा, कैलोरिकली इंटेंसिव और जिंदगी बदल देने वाला कमिटमेंट बन जाता है। एक गलत मेटिंग चॉइस फीमेल की पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट को तबाह कर सकती है। यही वजह है कि फीमेल एवोल्यूशनरीली बेहद मोहतात हो चुकी है। उसके पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज किसी भी रैंडम मेट पर जाया करने की गुंजाइश नहीं होती। एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये भी है कि नेचर में जिन स्पीसीज में मेल ज्यादा इन्वेस्ट करता है, वहां मेल ज्यादा चूजी हो जाता है। हाँ,
मॉर्मन क्रिकेट की मिसाल देखें, जहां मेल को मेट करने के लिए एक बड़ा और न्यूट्रिएंट लोडेड स्पर्मेटोफोर पैदा करना पड़ता है, जो उसके जिस्म की ताकत निचोड़ लेता है। तो मॉर्मन क्रिकेट्स में मेल्स पिकी हो जाते हैं और फीमेल्स उन्हें पाने के लिए आपस में लड़ती हैं। लेकिन इंसानों में चूंकि बायोलॉजी का बोझ औरत पर ज्यादा है, इसलिए मेट चुनते वक्त वही क्वालिटी कंट्रोलर का किरदार अदा करती है। तो यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब खवातीन मेट को फिल्टर करती हैं तो उनकी इस चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पर रिसोर्सेज और सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजों का जिक्र बहुत वाज़ेह है। इस प्रिंसिपल को हम परिंदों में एक खास मिसाल से आसानी से समझ सकते हैं। ग्रे श्राइक नामक एक ऐसा परिंदा है जो शिकार करके उसे बचाता है। वो घोंगे और कीड़े मारकर उनको कांटों पर लटका देता है। फिर जब फीमेल मेटिंग के लिए आती है, तो वो मर्दों को उनके कांटों पर लटकाए हुए जमाशुदा खुराक से जज करती है। जिस मेल ने सबसे ज्यादा खाना जमा किया होता है, फीमेल उसे चुनती है, क्योंकि ये वाज़े इशारा है कि इस मेल के पास अपने और बच्चों के सर्वाइवल के लिए जरूरी रिसोर्सेज हैं। इंसानों में इस इंस्टिंक्ट का रिफ्लेक्शन डेविड बस की उस 37 कल्चर स्टडी में दोबारा वाज़े होता है। उनके मुताले से ये साबित हुआ कि दुनिया के हर सोसाइटी में औरतें गुड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स यानी कि मेल के माली हालात और रिसोर्सेज को मर्दों की निस्बत दुगनी अहमियत देती हैं। ये पॉइंट एलिजिबल बैचलर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक नए जाविये से दिखाता है। हम आमतौर पर समझते हैं कि एलिजिबल बैचलर का मतलब सिर्फ शादीशुदा ना होना है, लेकिन अगर डीपली सोचा जाए तो ये दरअसल सोसाइटी का एक क्यू है। सोसाइटी किसी शख्स को एलिजिबल तब बोलती है जब उसके पास रिसोर्सेज हों, हाई स्टेटस हो, और वो अभी तक अपनी वो दौलत किसी और फैमिली यूनिट को कमिट ना कर चुका हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टेटस और उम्र दोनों बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे ट्यूबी ट्राइब की लाइफ को देखें, वहाँ रिसोर्सेज और ट्राइब्स की पावर हमेशा ओल्डर लीडर्स के पास होती है। स्टैटिस्टिक्स भी यही बताती हैं कि पूरी दुनिया का एवरेज निकाला जाए तो औरतें आम तौर पर खुद से लगभग 3.5 साल बड़े मर्द को पसंद करती हैं। एवोल्यूशन के नज़रिए से देखें तो वक्त के साथ ही पैसा, तजुर्बा और रिसोर्सेज इकट्ठे होते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मौजूदा बैंक अकाउंट पर ख़त्म नहीं होती। एवोल्यूशन का माहौल बहुत डायनामिक होता है, इसलिए फ्यूचर पोटेंशियल को रीड करना भी उतना ही अहम है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, जैसे एक एम्बिशियस मेडिकल स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसमें इंडस्ट्रियसनेस है और वो एक अमीर लेकिन बेमकसद बाप के बेटे से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर हो सकता है। एम्बिशन और हार्ड वर्क असल में सिग्नल्स हैं कि ये मर्द फ्यूचर में रिसोर्सेज हासिल करने और उन्हें महफूज रखने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा डिपेंडेबिलिटी यानी भरोसेमंद होना और इमोशनल स्टेबिलिटी अहम रिक्वायरमेंट्स हैं। एक अनडिपेंडेबल और अनस्टेबल शख्स चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, उस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। वो औरत के कीमती टाइम और रिसोर्सेज को शदीद खतरे में डाल देता है। और जहां तक इंटेलिजेंस का ताल्लुक है, ये इस बात की जमानत देता है कि फ्यूचर में आने वाले मसाइल का हल ये दिमाग बेहतर तरीके से निकाल पाएगा। स्टेटस, पैसा, डिपेंडेबिलिटी, ये सब दिमागी और समाजी खुसूसियात हैं। लेकिन इस चेकलिस्ट में फिजिकल ट्रेट्स अचानक कहाँ से एंटर हो गए? ये भी एक अहम सवाल है। औरतों की टॉल, स्ट्रॉन्ग मर्दों की तरफ कशिश के पीछे कौन सा साइंस काम कर रहा है? यहाँ मुझे सोर्स मटेरियल में उस ग्लेडिएटर फ्रॉग की मिसाल बड़ी दिलचस्प लगती है। ओह हाँ, फीमेल ग्लैडिएटर फ्रॉग मेट चुनने से पहले एक बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट करती है। वो मादा फ्रॉग को अपनी पूरी ताकत से जोरदार टक्कर यानी बम्प मारती है। वो फिजिकल इम्पैक्ट चेक करती है। अगर मेल उस टक्कर से गिर जाए या हिल जाए तो फीमेल आगे बढ़ जाती है। उसको प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेट चाहिए होता है जो खुद को और अपने उन एग्स को बचा सके। और इंसानों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारे आबा और अजदाद की दुनिया इंतहाई खतरनाक थी, जहां दूसरे कबीलों से हमले और प्रेडेटर से जान का खतरा आम बात थी। औरतें ऐसे मर्दों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती थीं जो लंबे हों, फिजिकली स्ट्रांग हों और जिनका टॉर्सो वी शेप में हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात का सिग्नल थे कि ये मर्द औरत और उनके बच्चों को फिजिकल प्रोटेक्शन दे सकता है। बबून्स में भी ये बिहेवियर आम देखा जाता है। हाँ, जहाँ फीमेल्स जंगल में उन्हीं फिजिकली डोमिनेंट और स्ट्रांग मेल्स के साथ खास दोस्ती या फ्रेंडशिप्स बनाती हैं,
ताकि बदले में उन्हें मुसीबत के वक्त फौरी फिजिकल प्रोटेक्शन मिल सके। प्रोटेक्शन वाली बहुत समझ आती है, लेकिन मैस्कुलिन फेसेस और फेशियल सिमेट्री को ब्यूटी स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है? इसके पीछे पैरासाइट थ्योरी काम करती है। टेस्टोस्टेरोन दरअसल बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, यानी दबा देता है। तो जब एक मर्द के चेहरे पर ज्यादा मैस्कुलिनिटी जैसे चौड़ा जबड़ा होता है, तो ये इस बात का ऑनेस्ट सिग्नल होता है कि इस मर्द की बॉडी इतना हैवी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकती है। और फिर भी बीमारियों और पैरासाइट से बचकर हेल्दी रहती है। इसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि वो टेस्टोस्टेरोन के दबाव को बर्दाश्त कर लेता है। जब फीमेल्स ऐसे ट्रेट्स वाली मेल बॉडी को चुनती हैं, तो वो एसेंशियली अपने बच्चों के लिए उन बेहतरीन गुड जीन्स का इंतखाब कर रही होती हैं। लेकिन इस पूरी रिसोर्स और प्रोटेक्शन वाली डिस्कशन पर मॉडर्न दौर की फेमिनिज्म या सोशियोलॉजिकल साइड से एक सख्त सवाल आता है। स्ट्रक्चरल पावरलेसनेस थ्योरी का कॉन्सेप्ट, राइट? ये कहता है कि हिस्टोरिकली औरतें इसलिए अमीर मर्दों को चुनती थीं क्योंकि सोसाइटी मर्दों की थी और औरतों को खुद आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। तो सवाल ये है कि अगर आज की दुनिया में एक औरत खुद एक इंतहाई सक्सेसफुल सर्जन हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हो जिसके पास अपने बेशुमार रिसोर्सेज हों, तो उसे तो एवोल्यूशन के इन डिमांड्स की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। उसे तो किसी अमीर या हाई स्टेटस मर्द की तलाश नहीं करनी चाहिए। ये थ्योरी कागज पर तो बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया तो डेटा बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। कैमरून में बाकवेरी ट्राइब इसकी एक अजीम मिसाल है। वहां के रिसोर्सेज मर्दों के कंट्रोल में नहीं बल्कि औरतों के कंट्रोल में हैं, क्योंकि वहां दूसरे इलाकों से मर्द काम करने आते हैं। और औरतों की तादाद कम होने की वजह से पूरी मार्केट और पावर औरतों के हाथ में आ चुकी है। लेकिन वहां भी बाकवेरी औरतें अपने से कम रैंक या पैसे वाले मर्दों को नहीं चुनती, बल्कि उन्हीं मर्दों को चुनती हैं जो मजीद ज्यादा रिसोर्सेज दे सकें। इसी तरह यूएसए और मॉडर्न दुनिया की फीमेल डॉक्टर्स और लॉयर्स पर जो स्टडी की गई उसने भी यही साबित किया। जब एक औरत सक्सेसफुल होती है तो उसकी चॉइस अपने से नीचे नहीं जाती, बल्कि उसकी डिमांड्स और बढ़ जाती हैं। वो अपने से कम या बराबर स्टेटस वाले मर्दों के बजाय अब भी अपने से ज्यादा प्रोफेशनल और अमीर मर्दों को प्रेफर करती हैं। पैसे का आना उस डीपर एवोल्यूशनरी वायरिंग को चेंज नहीं करता, जो उन्हें कंसिस्टेंटली हायर स्टेटस की तलाश पर मजबूर करती है। ये बात सोसाइटी के मुताबिक तजुबखेज लगती है, लेकिन एवोल्यूशन के मुताबिक बिल्कुल सेंस बनाती है। लेकिन यहाँ उस सवाल पर आते हैं जो शुरू में उठाया गया था, प्यार। इन तमाम प्रैक्टिकल और कोल्ड कैलकुलेशंस, पैसा, स्टेटस, मैस्कुलिनिटी के दरमियान प्यार का क्या मकाम है? अगर सब कुछ स्टेटस है तो बगैर प्यार के मीटिंग मार्केट में लोग डील फाइनल क्यों नहीं करते? प्यार की इस इक्वेशन में बिल्कुल वाज़ेह जगह है। प्यार और सिंसियरिटी असल में रिसोर्सेज और कमिटमेंट का गारंटी कार्ड है। अगर एक मर्द के पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हों, पावर हो, स्ट्रेंथ हो, इस सब का उस औरत और उसके बच्चों को तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक वो मर्द अपने रिसोर्सेज उनको एक्सक्लूसिवली कमिट न करें। एवोल्यूशन ने औरत का जहन ऐसा बनाया है कि वो कॉन्स्टेंटली उस कमिटमेंट के सिग्नल्स ढूंढती है। सिंसियर प्यार का इजहार, उनके साथ वक्त गुजारना, महंगे तोहफे देना और सबसे बढ़कर किसी दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जा ना होना, ये एक्ट्स ऑफ लव असल में उस बात का सबूत है कि इस शख्स की तवज्जो और रिसोर्सेज पूरी तरह इसी फीमेल की तरफ है। यही वजह है कि इस कमिटमेंट के बिना बाकी सब क्वालिटीज होने के बावजूद डील टूट जाती है। प्यार मेटिंग मार्केट में फाइनल सील ऑफ अप्रूवल है। ये तो हुई डायरेक्ट इंटरैक्शन की बात, लेकिन ह्यूमन डिजायर स्टैटिक नहीं होती। वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती हैं। एक इंतहाई दिलचस्प कॉन्सेप्ट जो मुझे सोर्स मटेरियल से मिला वो मेट कॉपीइंग का है। ये कितना अजीब है कि लोग दूसरों की चॉइसेस देखकर अपनी पसंद बदल लेते हैं। वो जो 2 सेक्विस बियर का मशहूर कमर्शियल था जिसमें एक उम्र रसीदा लेकिन बावकार शख्स को बहुत सी खूबसूरत औरतों ने घेरा होता है, वो एक्चुअली मेट कॉपिंग की साइकोलॉजी पर ही प्ले कर रहा होता है। जब दूसरी खूबसूरत औरतें किसी मर्द को अटेंशन दे रही होती हैं तो वो मर्द बाकी औरतों की नज़रों में ऑटोमेटिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस होने लगता है। दिमाग सोचता है अगर इतनी औरतों ने इसे पसंद किया है तो इसमें जरूर कोई खुफिया हाई वैल्यू ट्रेट होगी जो मैंने नहीं देखी। वाकई, और कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि औरत के अपने इंटरनल कॉन्टेक्स्ट से भी मैटर करता है। एक औरत की अपनी मेट वैल्यू उसकी चॉइसेस को शदीद मुतासिर करती है।
जो औरतें मीटिंग मार्केट में खुद हाई वैल्यू रखती हैं, यानी सोसाइटी जिन्हें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में 8 या 9 पर रैंक करती है, उनके स्टैंडर्ड्स जनरल पॉपुलेशन से काफ़ी हटकर होते हैं। वो आम मर्दों से एग्री नहीं करती। उनकी पसंद बहुत स्पेसिफिकली हाई स्टेटस, ज्यादा इनकम और हाईली मैस्कुलिन फेसेस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उन्हें अनकॉन्शियस लेवल पर यह पता होता है कि उनकी अजीम और शान फिजिकल कशिश के जरिए ही वो ऐसे हाईली डिमांडिंग और पावरफुल मर्दों की वॉन्डरिंग आई को कंट्रोल कर सकती हैं और उनसे सक्सेसफुल कमिटमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ख़वातीन की ये चॉइसेस जो पहली नज़र में पेचीदा, गैर मुतकिल और शायद थोड़ी डिमांड वाली लगती हैं, वो दरअसल इंतहाई मल्टी फैसेटेड हैं। इसकी वजह यह है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में उनको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए कई किस्म के पेचीदा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। रिसोर्सेज इकट्ठे करना, लंबी ड्यूरेशन की कमिटमेंट निकालना, फिजिकल प्रोटेक्शन हासिल करना और बदलते मौसमों में स्ट्रॉन्ग जीन्स वाले बच्चे पैदा करना, ये तमाम अहम तरीन ज़रूरियात किसी एक सिंगल पैकेज में ढूंढना कभी आसान नहीं था। बिल्कुल ठीक, और यही बुनियादी वजह है कि हजारों साल से मर्द इस मुसलसल उलझन का शिकार रहे हैं कि आखिर औरतें वाकई चाहती क्या हैं। लेकिन अब जब हम ये थॉरोली समझ चुके हैं कि हमारी माओं यानी उन एंसेस्ट्रल मदर्स ने किन सख्त मुश्किलात, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स और सर्वाइवल प्रेशर्स के तहत अपनी चॉइसेस बनाई और अपनी डिमांड्स सेट की, तो अब हमें इस पूरी तस्वीर का जाविया मुतबादिल तौर पर बदलना होगा। अब हमें इन्हीं एंसेस्ट्रल औरतों, उनकी पेचीदा डिज़ायर्स और उनकी इन चेकलिस्ट्स को अपने मेल फोरबेयर्स यानी उन मर्दों की नज़रों से और उनकी साइकोलॉजी के एंगल से देखना होगा जो सदियों पहले जंगल में मेट की तलाश में दर बदर थे। ये बताती है कि हमारी चॉइसेस के पीछे है क्या। एग्जैक्टली हमारा मिशन बेसिकली आज ये समझना है कि हमारी रोमांटिक और सेक्सुअल चॉइसेस के पीछे मिलियंस ऑफ इयर्स की जो एवोल्यूशन है वो एक्चुअली कैसे काम करती है। तो बिना किसी इजाफी बात के हम डायरेक्ट किताब के तीसरे बाब से शुरू करते हैं, चैप्टर 3 व्हाट मेन वांट। अच्छा बाब है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी ज़रा एक लम्हे के लिए अगर सोचा जाए, अगर हम इसे खालिस बायोलॉजी और एवोल्यूशन के जाविये से देखें तो मर्दों के लिए रिप्रोडक्शन यानी अपनी नस्ल आगे बढ़ाना एक बहुत ही मुख्तसर और आसान सा अमल है। हाँ, उन्हें किसी बच्चे को 9 महीने तक पेट में तो नहीं रखना पड़ता ना। बिल्कुल। ना ही पैदाइश के बाद बरसों तक उसे दूध पिलाना है या इतनी फिजिकल एनर्जी लगानी है। एक कैजुअल सेक्स एनकाउंटर उनके जीन्स को अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए बेसिकली काफी हो सकता है। तो फिर एक बड़ा सवाल बनता है जिसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में कमिटमेंट पजल कहा जाता है। द कमिटमेंट पजल। हाँ, ये बेसिकली ये सवाल है कि अगर कैजुअल सेक्स मर्दों के लिए इतना आसान है तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्यों करते हैं? वो अपना वक्त और रिसोर्सेज एक ही जगह क्यों लगाते हैं? राइट। यानी पजल तो यही है, तो बायोलॉजी इसका क्या जवाब देती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसका पहला और सबसे सीधा जवाब हमारी एंसेस्ट्रल वुमेन यानी उन कदीम औरतों के बनाए गए असूलों में मिलता है। उन औरतों ने बगैर कमिटमेंट के सेक्स से इनकार कर दिया। ओह, यानी उन्होंने पहले ही डिमांड रख दी थी। एग्जैक्टली वो जानती थी कि अकेले बच्चे को पालना नामुमकिन है, तो जो मर्द कमिट करने से इनकारी थे वो मीटिंग मार्केट में फेल हो गए, उनके जीन्स वहीं खत्म हो गए। और दूसरी वजह बच्चों की सर्वाइवल थी। बच्चों के सर्वाइवल और साथ में मेरा ख्याल है पैटर्निटी यानी बाप होने का यकीन भी तो एक फैक्टर था ना। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर। पैटर्निटी सर्टेनिटी। औरत को तो पता है बच्चा उसका है, लेकिन मर्द को कैसे पता चलेगा? जब वो कमिट करता है और एक औरत के साथ रहता है तो एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है। इससे उसे यकीन होता है कि बच्चा उसी का है। राइट। इस किताब में ना पैराग्वे के अकेले कबीले की एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। वो लोग आज भी बिल्कुल वैसे रहते हैं जैसे हमारे आबाओ अजदाद रहते थे। वहां अगर किसी बच्चे के बाप की मौत हो जाए या वो उसे छोड़ दे तो उस बच्चे की मौत की शरह 30% बढ़ जाती है। 30%? माय गॉड। हाँ, बल्कि बाज़ औक़ात तो गांव वाले खुद मिलकर उस बगैर बाप के बच्चे को मार देते हैं क्योंकि रिसोर्सेज इतने कम होते हैं। वाओ, ये तो बहुत ब्रूटल रियलिटी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर मर्दों को एवोल्यूशन ने मजबूर कर ही दिया कि भाई कमिट करना पड़ेगा वरना रिप्रोडक्शन नहीं होगी,
तो फिर वो फीचर्स क्या हैं जो उन्हें एक पार्टनर में अट्रैक्ट करते हैं? अब यहाँ एवोल्यूशन ने मर्दों के लिए एक नया मसला खड़ा किया। मसला था एक फर्टाइल यानी बच्चे पैदा करने के काबिल पार्टनर की पहचान करना। अगर हम चिप्स की मिसाल लें तो वहां मादा चिम जब फर्टाइल होती है तो उसके जिस्म पर ना बाकायदा नियॉन साइन जाहिर होते हैं। नियॉन साइंस? यानी क्लियरली नजर आ जाता है सबको। हाँ, उनके मखसूस आज़ा सुर्ख होकर फूल जाते हैं, तो नर चिम्स को दूर से पता चल जाता है कि ये बेस्ट टाइम है। लेकिन इंसानों में तो ऐसी कोई साइंस नहीं होते ना। हम इसे कंसील्ड ओव्यूलेशन कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली, कंसील्ड ओव्यूलेशन, छुपकी हुई ओव्यूलेशन। अब जब मर्दों के पास फर्टिलिटी जांचने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं बचा तो उनके दिमाग ने इनडायरेक्ट क्यूज पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। क्यूज तो यूथ और हेल्थ। बिल्कुल, यूथ और हेल्थ को ही फर्टिलिटी का सिग्नल समझ लिया गया। अच्छा, यहाँ मुझे वो यानोमामो कबीले वाली बात याद आ रही है, वो जो अमेज़न में रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि सबसे अट्रैक्टिव औरत कौन सी है, तो उन्होंने अपनी जबान में कहा मोक्को डूड, जिसका मतलब है पका हुआ फल। हाँ, मोको डूड यानी ऐसी औरत जो बिल्कुल जवान हो, जिसने अभी प्यूबर्टी हिट की हो। ये कितना अजीब है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बेसिकली फर्टिलिटी के सिग्नल्स हैं। मतलब क्लियर स्किन, सिमेट्रिकल फेस, ये सब हेल्थ शो कर रहा है। लेकिन देवेंद्र सिंह की जो रिसर्च है वेस्ट टू हिप रेशियो पर, वो तो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, दिमाग में ना जैसे एक बिल्ट इन कैलकुलेटर है। वो रिसर्च बताती है कि 0.70 का वेस्ट टू हिप रेशो यानी कमर हिप्स के मुकाबले में 70% चौड़ी हो, वो सबसे अट्रैक्टिव लगता है दुनिया भर में। लेकिन 0.70 ही क्यों? कोई और नंबर क्यों नहीं? क्योंकि ये ना हेल्थ और नॉन प्रेगनेंसी का सबसे रिलायबल इंडिकेटर है। जब लड़की प्यूबर्टी में जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन उसकी बॉडी का फैट हिप्स और थाइज में जमा करता है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है ये रेशो फौरन खराब हो जाता है। ओह, आई सी। यानी दिमाग फौरन बैकग्राउंड चेक कर लेता है कि ये औरत किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है। आजकल का जो मीडिया है, एडवर्टाइजर्स हैं, उन्होंने इन एंशिएंट एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस को लिटरली हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल, उन्होंने इन्हीं इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लॉइट किया है। मतलब हम इंस्टाग्राम पर या बिलबोर्ड्स पर फोटोशॉप्ड इमेजेस देखते हैं। आर्टिफिशियल दुनिया है पूरी। फिल्टर से स्किन क्लियर कर दी और BBLs के जरिए वो 0.70 का रेशो इतना एग्जैजरेट कर दिया कि रियल लाइफ में वैसा होना नामुमकिन है। इससे तो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में बहुत डिससैटिस्फैक्शन पैदा होती होगी ना? बहुत ज्यादा। दिमाग उन आर्टिफिशियल स्टिमुलाई से ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और फिर रियल लाइफ पार्टनर में खामियां नजर आती हैं। लेकिन इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सिर्फ फर्टिलिटी काफी नहीं थी मर्दों के लिए। अच्छा, और क्या चाहिए था? पैटर्निटी सर्टेनिटी, जिसका हमने पहले जिक्र किया। इसीलिए मर्दों ने चैस्टिटी और फिडेलिटी यानी वफादारी को इतनी अहमियत दी। अगर औरत फेथफुल नहीं है तो मर्द को डर होता है कि उसके रिसोर्सेज किसी और की जीन्स पर जाया हो जाएंगे। राइट, वफादारी। और यही पॉइंट हमें सीधा अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, चैप्टर 4, कैजुअल सेक्स। यानी अगर वफादारी इतनी ही अहम थी तो कैजुअल सेक्स कहाँ से आ गया? यहाँ वो फ्लोरिडा कैंपस वाली स्टडी बहुत फिट बैठती है। ओह हाँ, वो बड़ी मशहूर स्टडी है। फ्लोरिडा कॉलेज में जब अनजान लोगों ने ऑपोजिट सेक्स से कैजुअल सेक्स का पूछा तो आप इस पर यकीन करेंगे 0% औरतों ने हाँ कहा। 0। जबकि 75% मर्दों ने खुशी से हाँ कह दिया। बिल्कुल, 0 और 75 का फर्क। और ये सिर्फ कल्चर की बात नहीं है, इंसानी जिस्म में इसके सबूत मौजूद हैं। अगर कैजुअल सेक्स हमारी हिस्ट्री में ना होता तो इंसानों के टेस्टिस का साइज गोरिल्ला से बड़ा ना होता। टेस्टिस साइज, इसका कैजुअल सेक्स से क्या ताल्लुक है? इसे स्पर्म कंपटीशन कहते हैं। अगर एक मादा के दिमाग में अफेयर्स का कॉन्सेप्ट ना होता और वो स्ट्रिक्टली मोनोगमस होती तो स्पर्म को कंपटीशन ना करना पड़ता। इंसानों का टेस्टिस साइज इस बात का इशारा है कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में औरतें एक से ज्यादा मर्दों के साथ मेट करती थीं और स्पर्म अंदर कंपीट करते थे। और इसी तरह फीमेल ऑर्गेज्म का फंक्शन भी। अच्छा, यहाँ ना हेयर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मेरा एक पुशबैक है, क्या हम वाकई कल्चर को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं? क्या ये मर्दों की कंडीशनिंग नहीं है जो उन्हें कैजुअल सेक्स की तरफ ले जाती है? ये बड़ा कॉमन सवाल है, लेकिन डेटा इसे सपोर्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे नॉर्वे की स्टडी ले लें। वहां तो जेंडर इक्वालिटी बहुत है। एग्जैक्टली, सबसे इक्वल मुल्क।
लेकिन वहां भी जब स्टडी हुई तो पता चला कि वहां के मर्द औसतन अपनी जिंदगी में 25 पार्टनर्स की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि औरतें सिर्फ 5 पार्टनर्स चाहती हैं। तो अगर सब कल्चर होता तो वहां दोनों इक्वल होते। वाह, 25 और 5 जमीन आसमान का फर्क है। यानी बायोलॉजी कल्चर से जीत रही है। अच्छा, मर्दों की इस साइकोलॉजी को समझने के लिए ना द कूलेज इफेक्ट बड़ी अहम चीज है। वो जो प्रेसिडेंट कैल्विन कूलेज और मुर्गी वाला वाकया है। हाँ, वो मुर्गी और मुर्गियों वाला जोक। हाँ, कि मुर्गा हर बार नए पार्टनर के साथ मेट करता है। साइंस में कूलेज इफेक्ट ये बताता है कि नए पार्टनर्स के लिए मर्दों का सेक्सुअल अराउजल एकदम बढ़ जाता है। बिल्कुल, दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है नॉवल पार्टनर देखकर। इसे हम मर्दों की साइकोलॉजी में क्लोजिंग टाइम इफेक्ट से भी समझ सकते हैं। क्लोजिंग टाइम इफेक्ट यानी जब बार बंद होने वाला होता है। हाँ, बार बंद होने के वक्त मर्दों को अचानक वहां मौजूद औरतें ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से दिमाग उनके स्टैंडर्ड्स नीचे गिरा देता है कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ओह माय गॉड ये तो पूरा एक डेस्परेशन का मैकेनिज्म लगता है। लेकिन औरतें भी तो कैजुअल सेक्स करती है ना, उनका इसमें क्या फायदा है जबकि प्रेगनेंसी का खतरा इतना ज्यादा होता था पहले। What's fascinating here is कि औरतें बिल्कुल करती हैं, लेकिन उनके मकासद टोटली मुख्तलिफ होते हैं। उनके यहाँ रिसोर्सेज हासिल करना पहला मकसद था। इसे मीट फॉर सेक्स कहते हैं। यानी खुराक के बदले में सेक्स। हाँ, मुश्किल वक्त में सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। दूसरी वजह मेट स्विचिंग है, बिल्कुल वैसे जैसे स्पॉटेड सैंड पाइपर परिंदे करते हैं। सैंड पाइपर परिंदे वो मेट स्विच करते हैं। हाँ, वो मादा एक नर के साथ घोंसला बनाती है, लेकिन पड़ोसी के साथ भी मेट करती है एक टेस्ट ड्राइव के तौर पर कि कहीं ये बेटर पार्टनर तो नहीं। औरतें भी बाज़-औक़ात अफेयर्स को एक ब्रिज के तौर पर यूज करती हैं किसी बेहतर पार्टनर तक पहुंचने के लिए। आई सी। और वो सेक्सी सन हाइपोथेसिस भी तो है ना, जहां वो औरतें हाई क्वालिटी जीन्स हासिल करने के लिए कैजुअली मेट करती थीं ताकि उनका बेटा अट्रैक्टिव हो। एग्जैक्टली। और इसमें फीमेल ऑर्गेज़म मदद करता है उन बेस्ट जीन्स वाले स्पर्म को रिटेन करने में, खास तौर पर अफेयर्स के दौरान। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? चैप्टर 5 अट्रैक्टिंग अ पार्टनर में हम देखते हैं कि ये पूरी एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस बन चुकी है, जहां लोग डिसेप्शन यानी धोखा देते हैं, वो क्वालिटीज फेक करते हैं जो सामने वाला चाहता है। बिल्कुल। अब मर्दों को पता है औरतें रिसोर्सेज चाहती हैं, तो वो उसे फेक करते हैं। जैसे वो मेल रोड रनर परिंदा मादा को मरा हुआ चूहा दिखाता है, लेकिन देता नहीं जब तक मेटिंग ना हो जाए। मर्द भी झूठी जेनरोसिटी शो करते हैं, ब्रोवाडो दिखाते हैं, और सबसे बड़ा धोखा कैजुअल सेक्स के लिए झूठी कमिटमेंट का दिखावा करते हैं। और औरतें मर्दों की विजुअल डिजायर्स को टारगेट करती हैं, राइट? कॉस्मेटिक्स और टाइट कपड़ों से यूथ और हेल्थ फेक करती हैं। या मुझे नाओमी वुल्फ की द ब्यूटी मिथ याद आ रही है कि मीडिया और सोसाइटी औरतों को ब्रेन वॉश करती है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के जरिए। सोशियोलॉजी में ये थियरी पॉपुलर है, लेकिन ये किताब टोटली इम्पार्शियल होकर बता रही है कि ब्यूटी मिथ एक्चुअली मीडिया का ब्रेन वॉशिंग नहीं है। औरतें खुद एक्टिव एजेंट्स हैं। वो इन टूल्स को इस्तेमाल करती हैं ताकि मेटिंग मार्केट में कम्पीट कर सकें, और वो दूसरी औरतों को डेरोगेट भी करती हैं। स्लट शेमिंग, राइट? उनकी रेपुटेशन खराब करती हैं क्योंकि मर्दों को फिडेलिटी चाहिए होती है, तो वो राइवल पर सीधा वहां टैग करती हैं। एग्जैक्टली। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर सब कुछ फिजिकली अट्रैक्टिव होने और रिसोर्सेज पर मबनी है, तो ह्यूमर, आर्ट और म्यूजिक क्यों अट्रैक्ट करते हैं? इनका सर्वाइवल से क्या ताल्लुक? राइट ना, आर्ट से कोई शिकार थोड़ी पकड़ा जा सकता है। यहाँ जॉफ्री मिलर की फिटनेस सिग्नलिंग हाइपोथेसिस आती है। उनके मुताबिक ह्यूमर और क्रिएटिविटी इंसानी दिमाग के लिए पीकॉक्स टेल यानी मोर के परों की तरह हैं। ओह, यानी जैसे मोर के पर सर्वाइवल के लिए प्रैक्टिकली बेकार और भारी होते हैं, लेकिन वो शो ऑफ करते हैं कि उसके जीन्स कितने स्ट्रांग हैं कि वो ये पर अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। एक लो म्यूटेशन और हाई जेनेटिक क्वालिटी वाला दिमाग ही अच्छा ह्यूमर या म्यूजिक बना सकता है। तो औरतें इसलिए ह्यूमर से अट्रैक्ट होती हैं। वाओ, ये सब समझना कितना ज़रूरी है। मतलब मेटिंग मार्केट में इन तमाम एवोल्यूशनरी फोर्सेस, धोखेबाजियों और डिसेप्शंस को समझे बगैर हम अपनी बेसिक लाइफ को नहीं समझ सकते। सही बात है। लेकिन इन सब बातों के बाद मेरे जहन में ना एक आखिरी बड़ा गहरा सवाल पैदा होता है। इन सब टैक्टिक्स को यूज करके जब दो लोग फाइनली एक रिलेशनशिप में बंध जाते हैं, तो फिर क्या होता है?
जो एवोल्यूशनरी फोर्सेस उन्हें मिलाती हैं, जैसे कैजुअल सेक्स की डिज़ायर या बेहतर ऑप्शन की तलाश, क्या वही सेम फोर्सेस उनके लॉन्ग टर्म रिश्ते को तबाह करने का सबब भी बन सकती हैं? यानी जब मैं मेट कीपिंग यानी साथी को बचाकर रखने के तरीकों पर पढ़ रही थी, तो वहाँ हशरात यानी इंसेक्ट्स की दुनिया की एक मिसाल थी। हाँ हाँ, वो वास्प्स वाली मिसाल। बिल्कुल। वहाँ कुछ मेल वॉस्प्स ऐसे होते हैं जो फीमेल की मखसूस खुशबू सूंघते ही उसे फौरन हवा में उड़ाकर किसी और जगह ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और मेल उसके करीब ना आ सके। ओह वाओ! और इससे भी बढ़कर कुछ मेल बीटल्स ऐसे होते हैं जो फीमेल की कशिश को छुपाने के लिए अपने अंदर से एक खास किस्म की केमिकल खुशबू छोड़ते हैं। यानी वो एक तरह का कैमोफ्लाज यूज करते हैं। एग्जैक्टली ताकि बाकी मेल्स को पता ही ना चले कि वहाँ कोई फीमेल मौजूद है। तो इस मुताले का जो बुनियादी मकसद है वो यही समझना है कि क्या हम इंसान इन छोटी मखलूक़ात से वाकई कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। देखिए, ये वाकई एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर हम इसे इर्तिकाई यानी एवोल्यूशनरी लेंस से देखें तो इंसान और उन हशरात का बुनियादी मकसद बिल्कुल एक जैसा ही है। सही। यानी अपनी जेनेटिक इन्वेस्टमेंट को महफूज रखना। फ़र्क सिर्फ तरीक़ाकार का है। जहाँ हशरात फिजिकल तरीके इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इंसान अपने मेट कीपिंग के लिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन या नफ्सियाती हेराफेरी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम थोड़े ज़्यादा पेचीदा हैं। बिल्कुल, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा पेचीदा। एक इर्तिकाई माहौल में साथी तलाश करने और उसके साथ रिश्ता कायम करने पर बहुत ज़्यादा वक्त और एनर्जी खर्च होती है। अगर कोई और आकर उस साथी को चुरा ले तो वो सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। राइट। इसलिए इंसान लाशऊरी तौर पर अपने साथी को दूसरों की नज़रों से बचाता है, जैसे कभी पब्लिक में हाथ पकड़कर एक ओनरशिप का इजहार करना। हाँ, या अपने साथी को ऐसी महफिलों से दूर रखना जहाँ कोई कंपटीशन मौजूद हो। सही कहा आपने। और यही डर हमें मेट पोचिंग की तरफ ले जाता है। हाँ, मेट पोचिंग, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प था। यानी किसी और के साथी को चुराना। इसकी तारीखी मिसालें वाकई सोचने पे मजबूर कर देती हैं, जैसे किंग डेविड और बैथशिबा की कहानी। हाँ, वो एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। मैंने हमेशा इस कहानी को एक तारीखी वाक़े के तौर पर देखा था, जहां डेविड ने बैथशिबा की कशिश का शिकार होकर उसके शौहर को जंग में ऐसी फ्रंट लाइन पर भेज दिया जहां उसकी मौत यकीनी थी, ताकि वो बैथशिबा से शादी कर सके। बिल्कुल। लेकिन अब जब इसको इस तज्ज़िये के ज़ाविये से देखा तो समझ आया कि ये तारीख में मेट पोचिंग की सबसे पुरानी और शदीद मिसालों में से एक है। और हैरत की बात यह है कि ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। अगर हम डेटा को देखें तो तकरीबन 60% मर्द और 53% औरतें अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार किसी और के साथी को चुराने की कोशिश कर चुके होते हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये इतना आम क्यों है? ये इतना आम इसलिए है क्योंकि अर्तकाई पैमाने पर मेट पोचिंग एक बेहद कामयाब स्ट्रैटेजी साबित हुई है। इसके पीछे एक बहुत मंतिकी वजह है। वो क्या? देखिए, जब कोई फर्द एक नए सिंगल साथी की तलाश में निकलता है तो उसमें बहुत वक्त और रिसोर्सेज लगते हैं। पता नहीं होता कि वो नया शख्स कैसा होगा, उसका मिजाज कैसा होगा। सही, उसमें रिस्क ज्यादा है। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई पहले से ही किसी कमिटेड रिश्ते में होता है तो वो एक तरह से प्री अप्रूव्ड होता है। अच्छा, यानी किसी और ने उसकी क्वालिटी चेक कर ली है। बिल्कुल। उस शख्स की खूबियां, उसकी वफादारी और सलाहियतें किसी और ने पहले ही परख ली हैं। तो पोचर के लिए ये एक बड़ा शॉर्टकट बन जाता है। ये शॉर्टकट वाली बात बिल्कुल मंतिकी लगती है। लेकिन जब मैं इस मुताले में पोचिंग के तरीकों के बारे में पढ़ रही थी, ख़ास तौर पर वो ड्राइविंग अ वेज यानी दरार डालने वाली टेक्निक, तो मेरे जहन में फ़ौरन कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर की मिसाल आई। अच्छा, वो कैसे? क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है? जैसे एक बड़ी कंपनी किसी हरीफ कंपनी पर कब्जा करने से पहले मार्केट में उसकी नेगेटिव कैंपेन चलाती है, उसके शेयर्स की कीमत गिराती है और फिर वो आकर कब्जा कर लेती है। सही। पोचर भी बिल्कुल यही कर रहा होता है ना। वो अपने टारगेट की सेल्फ स्टीम बढ़ाता है और साथ ही ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारा मौजूदा साथी तुम्हारी असल कदर नहीं जानता। ये एनोलॉजी पूरी तरह से दुरुस्त है। दरअसल मेट पोचिंग किसी कॉर्पोरेट टेकओवर से कम है ही नहीं। पोचर एक साथ दो फ्रंट्स पर हमला करता है।
हाँ, एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ पुराने रिश्ते की बुराई। बिल्कुल। पहला फ्रंट टारगेट की ईगो और जज्बात हैं। वो बताता है कि टारगेट कितना स्पेशल है, जिससे दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। और दूसरा फ्रंट मौजूदा रिश्ते की कमजोरियों को निशाना बनाना है। क्योंकि हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। एग्जैक्टली। और पोचर उन्हीं कमियों को बढ़ा करके पेश करता है। अब मसला यह है कि क्योंकि पोचर्स हमेशा इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, तो इस खतरे से बचने के लिए एवोल्यूशन ने इंसान के अंदर एक बेहद हसास अलार्म सिस्टम फिट किया है। मर्दों और औरतों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हाँ, डेटा इस पर बहुत क्लियर है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हसद सब में एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि मर्दों का हसद बुनियादी तौर पर सेक्सुअल इनफिडेलिटी यानी जिनसी बेवफाई पे सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। और औरतों के लिए इमोशनल इनफिडेलिटी या जज्बाती बेवफाई सबसे बड़ा खतरा होती है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये दो अलग-अलग खौफ क्या हैं और ये इस तरह अलग क्यों डेवलप हुए? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा कदीम जमाने यानी प्लीस्टोसीन एरा में जाना होगा, जहां हमारा दिमाग डिजाइन हुआ था। मर्दों के पास ये जानने का कोई 100% यकीनी तरीका नहीं था कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो उनका अपना ही है। सही, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग तो थी नहीं। बिल्कुल। इसलिए मर्दों में हमेशा से ककोल्ड्री का खौफ रहा है, यानी किसी और मर्द के बच्चे की परवरिश करने का खतरा। ये तो अर्तकाई लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान अपना वक्त, मेहनत और खाना किसी और के जीन्स को आगे बढ़ाने में लगा देना एक शदीद नाकामी थी। इसलिए मर्दों का हसद तब पीक पर जाता है जब जिनसी बेवफाई का ख्याल आता है। और औरतों का मामला अलग है, क्योंकि उन्हें ये यकीन होता है कि बच्चा उनका अपना है। एग्जैक्टली। औरतों का प्राइमरी मसला बच्चे की परवरिश के लिए वसाइल या रिसोर्सेज जमा करना था। अगर उनका साथी जज्बाती तौर पर किसी और औरत से जुड़ जाए, तो इसका मतलब था कि वो अपनी रिसोर्सेज और वक्त उस दूसरी औरत को दे देगा। और कदीम दौर में रिसोर्सेज खो देने का मतलब सीधा सीधा भूख और मौत हो सकता था। इसलिए औरतों का हसद जज्बाती बेवफाई पर ज्यादा फोकस करता है। और इस नज़रिए के हक में इस तज्जिए में जो फिजियोलॉजिकल सबूत दिए गए हैं वो तो और भी चौंका देने वाले हैं। हाँ, वो लैब एक्सपेरिमेंट वाला डेटा। बिल्कुल, जिसमें मर्दों और औरतों को लैब में बिठाकर उन्हें उनके साथी की जिनसी और जज्बाती बेवफाई का तसव्वुर करने को कहा गया। जब मर्दों ने अपनी पार्टनर की जिनसी बेवफाई का सोचा तो उनके दिल की धड़कन 1 मिनट में तकरीबन 5 बीट्स तक तेज हो गई, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे किसी ने एक ही वक्त में 3 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली हो। साथ ही उनकी स्किन पर पसीना आ गया। और औरतों का रद्द अमल मुख्तलिफ था। हाँ, जब औरतों ने जज्बाती बेवफाई का सोचा तो उनके माथे पर गहरी शिकंजे आ गईं, यानी फ्राउन लाइंस, जो मर्दों के मुकाबले में कहीं ज्यादा नुमायां थीं। ये अर्तका ने हमारे जिस्मों के साथ क्या किया है? देखिए, ये जिस्मानी रद्द अमल असल में इर्तिका की वार्निंग बेल्स हैं। मर्दों के दिल की धड़कन तेज होना और पसीना आना दरअसल उनके जिस्म को फाइट और फ्लाइट मोड में ला रहा है, यानी रकीब से लड़ने की तैयारी। बिल्कुल। उनका दिमाग एक सेक्सुअल राइवल से मुकाबले के लिए जिस्म को तैयार कर रहा होता है। दूसरी तरफ औरतों के माथे पर शिकंजे आने का मतलब है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। मतलब वो मसले का हल सोच रही होती हैं। हाँ, उनका दिमाग शदीद गहराई में जाकर सोच रहा होता है कि अगर रिसोर्सेस चले गए तो सर्वाइवल का अगला प्लान क्या होगा। ये डेटा कंप्लीटली साबित करता है कि हम अलग-अलग खदशात के लिए प्रोग्राम हुए हैं। अगर इस सारी बात का निचोड़ निकाला जाए तो नतीजा एक ही सामने आता है। हाँ। जब दिमाग हर वक्त मेट पोचिंग से डर रहा है और हसद का अलार्म सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑन है, तो किसी भी रिश्ते में थकावट और स्ट्रेस आना यकीनी है। और वही टेंशन हमें इस मुताले के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। चैप्टर 7 सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट यानी जिनसी तसादुम। इस चैप्टर की सबसे बुनियादी बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है। ये बिल्कुल फितरी है और उस वक्त पैदा होता है जब दोनों फरीकैन की इर्तिकाई हिकमत अमली टकराती है। सही, क्योंकि हम दूसरे के दिमाग तो पढ़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। इसलिए हमारे दिमाग ने कुछ शॉर्टकट्स बना लिए हैं। इन्हीं शॉर्टकट्स को हम एरर मैनेजमेंट थियरी कहते हैं,
यानी गलत फहमियों की साइंस। जब मैं एरर मैनेजमेंट थियरी के इस हिस्से से गुजर रही थी तो मर्दों के सेक्सुअल ओवर परसेप्शन बायस को पढ़कर मुझे फौरन एक स्मोक अलार्म का ख्याल आया। अच्छा, स्मोक अलार्म कैसे? यानी औरत की किसी भी आम सी मुस्कुराहट या दोस्ती को जिनसी कशिश समझ लेने की जो मर्दों की आदत है, मुझे पहले लगता था कि उनका दिमाग बस गलत वायर्ड होता है। सही, आमतौर पर यही सोचा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई एक ओवर सेंसिटिव स्मोक अलार्म की तरह नहीं है जो किचन की मामूली सी भाप पर भी जोर जोर से बजना शुरू कर देता है ताकि घर को आग से बचाया जा सके? क्या ये गलत फहमी असल में एक सर्वाइवल फीचर है? बिल्कुल, ये एक सर्वाइवल फीचर ही है। अगर इसको कदीम इंसानी माहौल के नजरिए से परखा जाए तो ये बाइस पूरी तरह सेंस बनाता है। वो कैसे? इर्तिकाई लिहाज से दो किस्म की गलतियां होती हैं। एक गलती यह है कि आग नहीं लगी लेकिन अलार्म बज गया। ये फॉल्स पॉजिटिव है। थोड़ा झुंझलाहट वाला हो सकता है लेकिन जानलेवा नहीं। हाँ, जैसे मर्दों का आम दोस्ती को रोमांस समझ लेना, सिर्फ शर्मिंदगी होती है। एग्जैक्टली। दूसरी गलती ये है कि आग लग गई और अलार्म नहीं बजा। ये फॉल्स नेगेटिव है और इसकी कीमत मौत हो सकती है। ओह, अगर किसी मर्द ने एक हकीकी सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी को दोस्ती समझकर नज़रअंदाज कर दिया तो उसने अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का इंतहाई कीमती मौका खो दिया। ये इतना बड़ा अर्तकाई नुकसान था कि दिमाग ने तय किया कि हर पॉजिटिव सिग्नल को सेक्सुअल इंटरेस्ट समझ लो, भले गलती क्यों ना हो। वाह! इस तज्जिए में वो जो ड्रामा प्रोफेसर और तलबा वाली वीडियो रिसर्च शामिल है, वो इसकी बेहतरीन मिसाल थी। हाँ, उस एक्सपेरिमेंट ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया था। उस वीडियो में सिर्फ एक फ्रेंडली बातचीत हो रही थी जो औरतों ने ठीक से पहचान ली, लेकिन मर्दों ने उस आम सी मुस्कुराहट में से भी कशिश ढूंढ ली। ये एरर मैनेजमेंट दिमाग के हार्डवेयर का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ शुरुआती कशिश तक महदूद नहीं रहता। जब लोग रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो जज्बात और मूड का तसादुम शुरू होता है। हाँ, अक्सर ये शिकायत मिलती है कि मर्द इमोशनली कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी वो अपने जज्बात को दबा कर रखते हैं, जाहिर नहीं करते। और दूसरी तरफ मर्दों को शिकायत होती है कि औरतें बहुत मूडी होती हैं। और इन दोनों आम रवैयों के पीछे एक गहरी इर्तिकाई वजह है। वो क्या है? देखिए, मर्दों का अपने जज्बात ना जाहिर करना दरअसल अपनी इर्तिकाई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को खुला रखने का एक तरीका है। जब कोई पूरी तरह जज्बात का इजहार कर देता है तो उसकी कमिटमेंट लॉक हो जाती है। उसे अपने सारे रिसोर्सेज वहां लगाने पड़ते हैं। सही, यानी मर्द ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। मर्दों को फायदा इसमें था कि वो एक ही जगह पूरे वसाइल लगाने के बजाय थोड़े थोड़े वसाइल मुख्तलिफ जगहों पर लगाएं। दूसरी तरफ औरतों का मूडनेस कोई बेमकसद चीज नहीं है। फिर वो क्या है? ये एक शदीद किस्म का टेस्टिंग मैकेनिज्म है। अच्छा, टेस्ट करना। हाँ, कदीम ज़माने में एक औरत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये था कि वो हामला हो जाए और मर्द उसे छोड़ दे। तो इस खतरे को कम करने के लिए औरतें मर्द के सब्र और उसकी कमिटमेंट को टेस्ट करती हैं। यानी अगर थोड़ी सी बहस या खराब मूड पर मर्द भाग जाए तो इसका मतलब है उसकी इन्वेस्टमेंट कच्ची थी। बिल्कुल, लेकिन अगर वो रुक कर मसला हल करे तो ये सिग्नल होता है कि कल को जब सख्त वक्त आएगा तो ये मर्द साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब नीयत छुपाने और टेस्ट करने की बात आती है तो वहाँ लाजमी तौर पर डिसेप्शन यानी धोखाधही का अंसर भी शामिल हो जाता है। ये तो इंसानी फितरत का हिस्सा है। इन सोर्सेज में धोखाधही की जो बुनियादें बताई गई हैं उन्होंने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया, खास तौर पर वो ऑर्किड के फूल और वास्प वाली मिसाल। हाँ, ऑर्किड वॉस्प एनालॉजी वाकई दिलचस्प है। जैसी बना ली है। मेल वॉस्प वहाँ मेटिंग के इरादे से आता है, लेकिन असल में सिर्फ पॉलन स्प्रेड कर रहा होता है। पौधा वॉस्प का फायदा उठा रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या इंसान भी अपने रोमानी रिश्तों में किसी को इस तरह धोखा देते हैं? यकीनन, और इंसान इस मामले में उन पौधों से कहीं ज़्यादा माहिर हैं। दोनों फरीक़ैन अर्तक़ाई मकासद हासिल करने के लिए धोखे का सहारा लेते हैं। जैसे औरतें बाज़ औक़ात अपनी मुस्कुराहट को इस्तेमाल करती हैं सिर्फ किसी मर्द से वक्त या रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, जबकि उनका कोई सेक्सुअल इरादा नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन इस मुकाबले में मर्द बहुत आगे हैं, ख़ासतौर पर कमिटमेंट डिसेप्शन में।
डाटा दिखाता है कि तकरीबन 71% मर्दों ने कबूल किया कि उन्होंने सिर्फ फिजिकल रिश्ता कायम करने के लिए झूठी मोहब्बत और लंबे अरसे की कमिटमेंट का धोखा दिया। हैरात की बात है। और 97% औरतों ने बताया कि वो कभी ना कभी इस झूठी कमिटमेंट का शिकार हो चुकी हैं। ये एसिमेट्री या फ़र्क इसलिए है क्योंकि मर्दों के लिए जिनसी ताल्लुक कायम करने की बायोलॉजिकल कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर वो धोखा देकर भाग जाएं तो उनका सिर्फ थोड़ा वक्त जाता है। लेकिन औरत के लिए नतीजा 9 महीने का हमल और फिर सालों बच्चे की परवरिश है। इसीलिए इर्तिका ने मर्दों में धोखा देने और औरतों में उस धोखे को पकड़ने की सलाहियत पैदा की। लेकिन क्या होता है जब ये तमाम टेस्ट्स फेल हो जाते हैं? जब हसद आग लगा देता है और कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक बढ़ जाता है कि वो ज़हनी बोझ बन जाए, तो फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, जिसे हम अगले हिस्से में देखते हैं। चैप्टर 8 ब्रेकिंग अप। आमतौर पर माशरे में डिवोर्स या ब्रेकअप को सोसाइटी की नाकामी समझा जाता है, लेकिन इस तज्जिये में इसे अलग ही ढंग से देखा गया है। अताक़े लेंस इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। ब्रेकअप्स हमेशा से ह्यूमन नेचर का हिस्सा रहे हैं। इसे ट्रेडिंग अप कहा जाता है। ट्रेडिंग अप यानी बेहतर बदल की तलाश। हाँ, जब मौजूदा साथी की रिप्रोडक्टिव या सर्वाइवल वैल्यू गिर जाए तो किसी बेहतर ऑल्टरनेटिव की तलाश शुरू कर देना। इस मुताले में पराग्वे के आचे कबीले का जिक्र है। ये कबीला अभी भी पुराने तरीके से जिंदगी गुजारता है। और वहाँ का डेटा वाकई आंखें खोल देने वाला था। वहाँ 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते एक एवरेज इंसान 11 मर्तबा डिवोर्स ले चुका होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये दिखाता है कि हैप्पीली एवर आफ्टर का कॉन्सेप्ट उतना यूनिवर्सल नहीं है। बिल्कुल। दुनिया भर में डिवोर्स की जो असल वजूहात बताई गई हैं, वो सीधा इन्हीं अर्ताकाई खौफ से जुड़ी हैं। सबसे बड़ी वजूहात बेवफाई और बांझपन है। इनफिडेलिटी और इनफर्टिलिटी हमेशा टॉप पर होते हैं। मुझे यहाँ रिंग डव्स यानी फख्ता की मिसाल पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। मैं बचपन से सुनती आई थी कि फख्ता वफादार रहती है, लेकिन बताया गया है कि अगर इनका जोड़ा एक सीजन में बच्चे पैदा करने में नाकाम हो जाए तो उनमें से 25% अगले सीजन में अलग हो जाते हैं। ये बायोलॉजी का कानून है। इनफर्टिलिटी उर्तकाई लिहाज से एक एब्सोल्यूट डेड एंड है, इसलिए दिमाग नया साथी तलाश करने का हुक्म देता है। और इन वजूहात से मिलकर एक अजीब रवैया पैदा होता है जिसे मेट इजेक्शन टैक्टिक्स कहते हैं, यानी रिश्ते से निकलने की तरकीबें। हाँ, लोग सामने बैठकर बात करने के बजाय शदीद नापसंदीदा हरकतें शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल गोस्टिंग करना, टेक्स्ट पढ़कर इग्नोर करना या गायब हो जाना। लोग असल में खुद बुरा बनने की एक्टिंग करते हैं ताकि दूसरा उन्हें छोड़ दे। क्योंकि सोसाइटी में आपकी रेप्यूटेशन मैटर करती है। कोई जालिम नहीं बनना चाहता। इसकी एक एक्सट्रीम मिसाल ट्रोक आइलैंड की है। वहाँ मर्द अपनी बीवी को डायरेक्ट तलाक नहीं देता, बल्कि कबीले में उसकी बेवफाई की झूठी अफवाहें फैलाता है, ताकि पब्लिक सिंपैथी हासिल कर सके और रिश्ता भी टूट जाए। ये तो वाकई एक्सट्रीम मैनिपुलेशन है। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो लोग इस तकलीफ से निकलते कैसे हैं? कोपिंग मैकेनिज्म्स में भी मर्द और औरतों का फर्क वाज़ेह है। हाँ, औरतें आमतौर पर दोस्तों के साथ गहरा तज्जिया करती हैं कि गलती कहाँ हुई। साथ ही वो अपना वक्त अपनी ज़ात पर लगाती हैं, नए कपड़े खरीदती हैं, अट्रैक्टिवनेस बेहतर करती हैं। यानी वो मेटिंग मार्केट में बेहतर पोजीशन के साथ दाखिल होने की तैयारी करती हैं, जबकि मर्द दोस्तों के साथ बैठकर जज्बाती तज्जिया नहीं करते। वो क्या करते हैं? उनका दिमाग उन्हें फौरी तौर पर नया साथी ढूंढने के काम पर लगा देता है, या कभी-कभी वो रिवेंज या इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वक्त के साथ दोनों इस फेज से निकल आते हैं। और इस तज्जिये के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी बात की तरफ इशारा है जो थोड़ी सी खौफजदा करने वाली है। बात होती है मेट स्विचिंग एडेप्टेशंस की। ये सबसे दिलचस्प पॉइंट है इस पूरी डिस्कशन का। हम सोचते हैं कि जब कोई एक अच्छे रिश्ते में होता है तो उसके दिमाग की ये स्कैनर मशीन बंद हो जाती है। लेकिन दर हकीकत ये स्विच कभी ऑफ नहीं होता।
चाहे रिश्ता कितना ही खुशगवार क्यों ना हो, इंसान का इर्तिकाई दिमाग बैकग्राउंड में मुसलसल और लाशऊरी तौर पर अब अपने इर्द गिर्द मौजूद बेहतर ऑल्टरनेटिव्स का तज्जिया कर रहा होता है। बिल्कुल। हमें लगता है कि बस एक दफ़ा रिलेशनशिप बन गया तो कहानी ख़त्म, लेकिन हमारी ख्वाहिशात और मेटिंग स्ट्रैटेजीज वक्त, उम्र और कल्चर के साथ कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं। एग्जैक्टली और इस चैप्टर का स्टार्ट ही एक बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन से होता है जो नेदरलैंड्स के आर्नेंड जू में की गई थी। वहाँ चिंपैंजीज पर रिसर्च हो रही थी। हाँ, मैंने पढ़ा था वो यरोन और लूट वाली स्टोरी, राइट? हाँ, येरोन असल में वहाँ का अल्फा मेल चिम्प था। वो बिल्कुल एक डोमिनेंट पॉज था, यानी जब भी फीमेल चिम्प्स फर्टाइल होती थी तो 75% मेटिंग्स सिर्फ येरोन के हिस्से आती थी। ओह वाओ, 75%! बिल्कुल। लेकिन फिर लुइट नाम का एक जवान चिम्प आया। उसने येरोन के इस डोमिनेंस को चैलेंज किया, फिजिकली अटैक किया और आहिस्ता आहिस्ता फीमेल्स का ध्यान लुइट की तरफ हो गया और येरोन का मेटिंग एक्सेस 75% से सीधा 0 पे आ गया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। 0%। इसे अगर हम इंसानी सोसाइटी से रिलेट करें तो ये किसी कॉर्पोरेट लैडर की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फर्ज करें कोई एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। आज उसके पास सारी पावर है और कल कोई नया जवान कॉम्पिटिटर आता है और उसकी जगह ले लेता है। फिर उसको अपना स्टेटस वापस लेने के लिए नए अलायंसेस बनाने पड़ते हैं। और येरोन ने एग्जैक्ट यही किया। उसने छुप करके हार नहीं मानी। येरोन ने एक और जवान चिम्प था वहाँ, निकी, उसके साथ अलायंस बना लिया और उन दोनों ने मिलकर लुइट को हरा दिया। वेट, रियली? तो यूरोन को अपना स्टेटस वापस मिल गया? हाँ ना, इस अलायंस के बाद निकी को 50% मेटिंग्स मिली और येरोन को 25%। तो असल में ये दिखाता है कि मेटिंग डायनामिक्स पूरी जिंदगी तब्दील होती रहती हैं। अगर एंसेस्ट्रल टाइम्स में कोई इन तब्दीलियों को इग्नोर करता तो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। सही। यानी हमारा दिमाग इन तब्दीलियों पे अलर्ट रहने के लिए ही इवॉल्व्ड है। हम हर वक्त अपनी और दूसरों की मेट वैल्यू को स्कैन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली और मेट वैल्यू वक्त के साथ औरतों और मर्दों के लिए बिल्कुल अलग तरह से चेंज होती है। जैसे अगर खवातीन की बात करें तो उनकी मेट वैल्यू सीधा उनकी रिप्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ी होती है। यानी उनकी बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी। हाँ, और क्योंकि वक्त के साथ फर्टिलिटी में कमी आती है तो उनकी मेट वैल्यू भी गिरती है। इसकी एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल किताब ने केनिया के किप्सिगिस कबीले की है। वहाँ ब्राइड प्राइस का निज़ाम चलता है। ओ हाँ, जहाँ दुल्हन की एक तरह से कीमत तय की जाती है शादी के वक्त। और उसमें मैंने देखा कि जो लड़कियां जवान होती हैं उनकी ब्राइड प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एज बढ़ने के साथ या अगर पहले से बच्चे हों तो कीमत ड्रामेटिकली कम हो जाती है। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ अगर हम मर्दों को देखें तो उनका हिसाब टोटली उलट है। मर्दों की मेट वैल्यू उनकी 30s से लेकर 50s तक पीक करती है, क्योंकि उनकी वैल्यू स्टेटस और रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। जैसे वो अची और कंग ट्राइब्स की एग्जाम्पल थी कि 20 साल में मर्द सिर्फ हंटिंग सीख रहा होता है, लेकिन 30s में वो एक्सपर्ट हंटर बन जाता है तो उसका स्टेटस बढ़ जाता है। हाँ, वहाँ हंटिंग स्किल्स हैं और मॉडर्न दुनिया में इनकम या करियर स्टेटस। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल उठाना है। एवरेजेस अपनी जगह ठीक है, पर क्या इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा मैटर नहीं करते? मतलब आप किस सेंस में कह रही हैं? मतलब किताब में ही एक 50 साल के अमीर बिजनेसमैन का जिक्र था। उसकी बीवी की डेथ हो गई थी और उसके 6 बच्चे थे। अब रूल के मुताबिक उसे किसी 20 साल की लड़की से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने से बड़ी 53 साल की मैच्योर औरत से शादी की। तो रूल तो फेल हो गया यहाँ। What's fascinating here is कि ये एक्सेप्शंस असल में एवरेजेस को गलत नहीं कहते, बल्कि ब्रॉड एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को और क्लियर करते हैं। उस बिजनेसमैन को उस वक्त और बच्चे नहीं चाहिए थे। उसे मौजूदा बच्चों के लिए एक मैच्योर पार्टनर चाहिए थी। अच्छा, तो जब प्रायोरिटी बदली तो स्ट्रैटेजी भी बदल गई? एग्जैक्टली। मर्दों के रिसोर्सेज में इनइक्वालिटी और वेरिएबिलिटी बहुत एक्सट्रीम होती है खवातीन के मुकाबले में। एक बेघर इंसान और एक मार्क ज़करबर्ग के दरमियान का फर्क देख लें। इसलिए मर्दों की मेट्स वैल्यू रिसोर्सेज के हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। राइट। और वक्त के साथ जब मेट वैल्यू बदलती है तो रिलेशनशिप के अंदर डायनामिक्स भी चेंज होते हैं।
शादी के शुरू में तो सब रोमांटिक होता है, लेकिन पहले बच्चे के आते ही इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। मेटिंग एफर्ट पेरेंटिंग एफर्ट में बदल जाता है। और इस फेज में मेट गार्डिंग बहुत अहम हो जाती है। मेट गार्डिंग यानी अपने पार्टनर को दूसरों से बचा के रखना। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्क फ्लिन की ट्रिनिडाड में एक स्टडी थी। उसने ऑब्जर्व किया कि मर्द अपनी जवान बीवियों को बहुत इंटेंसली गार्ड करते हैं बनिस्बत ओल्डर बीवियों के। अगर बीवी फीकंड है, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव एज पीक पे है, तो मर्द ज्यादा पोजेसिव होता है। और अगर वो इनफीकंड है या प्रेग्नेंट है तो गार्डिंग कम हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ तक कि किताब में होमिसाइडल रेजेस की मिसालें हैं। जहाँ जेलस मर्दों ने पार्टनर्स का कत्ल किया, वहाँ ज्यादातर खवातीन की उम्र 20 साल से कम थी। Here's where it gets really interesting. मैं तो इसे एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह देखती हूँ। जिस एसेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वहाँ हैवी सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन जैसे ही वैल्यू कम होती है, गार्डिंग भी रिलैक्स हो जाती है। और जब गार्डिंग रिलैक्स होती है ना, तो एक और बड़ा फिनोमिनन सामने आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। ओह हाँ, जब सिक्योरिटी सिस्टम वीक होगा तो ऐसी चीज़ें तो होंगी। अब यहाँ मर्दों और औरतों के अफेयर्स में एक बहुत अजीब फर्क है। मर्दों के अफेयर्स सारी जिंदगी कंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि वो सेक्सुअल वैरायटी सीख कर रहे होते हैं, लेकिन औरतें लेट 30s या अर्ली 40s में सबसे ज्यादा अफेयर्स करती हैं। 20s में नहीं, जब वो सबसे ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव होती हैं। नहीं, क्योंकि लेट 30s में उनकी बायोलॉजी सिग्नल देती है कि अब रिप्रोडक्टिव वैल्यू खत्म होने वाली है। इसे रिप्रोडक्शन एक्सपेडाइटिंग कहते हैं, यानी टाइम खत्म होने से पहले बच्चा पैदा कर लो, या फिर वो मेट स्विचिंग करती हैं। यानी मौजूदा पार्टनर को छोड़कर एक बेहतर पार्टनर ढूंढना, क्योंकि अब गार्डिंग कम है। ये तो वाकई एक बायोलॉजिकल क्लॉक के खिलाफ रेस लगती है, और इसी से मेनोपॉज का बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आता है। हाँ, मेनोपॉज असल में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक बड़ा राज रहा है। इंसानी औरतें अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्यों गुजारती हैं? सही कहा, क्योंकि बाकी जानवरों में तो ऐसा नहीं होता। तो अचानक फर्टिलिटी जीरो क्यों हो जाती है? इसे ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया गया है। असल में अगर एक औरत 50 साल की उम्र में पैदाइश का रिस्क लेती है, तो उसकी अपनी जान को भी खतरा है, और इंसानी बच्चे को बड़ा होने में सालों लगते हैं। तो एवोल्यूशन ने स्ट्रैटेजी चेंज की। तो खुद बच्चे पैदा करने के बजाय अपने बच्चों और पोतों नवासों की देखभाल करना। एग्जैक्टली, अपने जीन्स को आगे बढ़ाने का ये ज्यादा सेफ तरीका था। इससे उनकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मर्दों की मोर्टेलिटी का इशू देखें। मर्द एवरेज तौर पे औरतों की निस्बत 4 से 6 साल जल्दी मर जाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या मर्द वाकई सिर्फ मेटिंग पूल में शामिल रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं? बिल्कुल। इसको समझने के लिए रेड डियर की मिसाल लें। लाल हिरन के सींग जितने बड़े होंगे, वो मेटिंग फाइट्स तो जीत जाएगा, लेकिन सर्दियों में उन्हीं भारी सींगों की वजह से वो भूखा मर जाएगा। ओह, यानी जो चीज सक्सेस दे रही है वही जान ले रही है। तो मर्दों में भी इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन वैसा ही है? हाँ, यंग अनमैरिड और अनएम्प्लॉयड मर्दों में रिस्क टेकिंग बहुत ज्यादा होती है। लीथल फाइट्स, एक्सीडेंट्स, ये सब उनमें आम है, क्योंकि पोलिजिनस सिस्टम्स में मर्दों को जीरो मेटिंग्स का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उन्हें हमेशा परफॉर्म करना होता है। ये नंबर्स और कंपटीशन का गेम तो बहुत सख्त है, और यही चीज फिर द मेटिंग क्राइसिस या मैरिज स्क्वीज की तरफ ले जाती है, जैसे एजुकेटेड खवातीन का जो मेटिंग क्राइसिस आजकल है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की मिसाल बहुत रेलेवेंट है। वहाँ कैंपस में 54% औरतें और 46% मर्द हैं। अब एजुकेटेड खवातीन को अपने से कम सक्सेसफुल या कम एजुकेटेड मर्द नहीं चाहिए होते। तो लॉ सेक्स रेशियो, यानी जहां मर्दों की कमी हो, वहां क्या असर पड़ता है सोसाइटी पे? जब मर्द कम होते हैं तो उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। वो कमिटमेंट नहीं देते। फिर कॉलेज हुकअप कल्चर आम हो जाता है। औरतों में कंपटीशन बढ़ता है, कॉस्मेटिक सर्जरीज आम हो जाती हैं, और डिवोर्स रेट्स बढ़ जाते हैं। और अगर सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो, हाई सेक्स रेशियो, जहां औरतें कम हो और मर्द ज्यादा, तब मर्द कमिटेड और जेंटल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें औरत हासिल करनी होती है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। जो मार्जिनल मर्द बच जाते हैं, जिन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलती, वो वायलेंस, रेप और यहाँ तक कि जंगें शुरू कर देते हैं।
ये तो बहुत डार्क हो गया। अगर कंपटीशन और सर्वाइवल की ऐसी सख्त जद्दोजहद है, तो दोनों जिन्स के दरमियान हमाहंगी यानी हार्मनी कैसे पैदा हो सकती है? मेरा ख्याल है ये सीधा हमें चैप्टर 10 पर ले जाता है। हाँ, चैप्टर 10 हार्मनी बिटवीन द सेक्सेस। इस चैप्टर का कोर मैसेज ही यही है कि हम अपने बायोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। हमारी स्ट्रैटेजीज मुख्तलिफ और फ्लेक्सिबल हैं। जैसे आजकल लोग पॉलीएमरी से जेलसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो एक मेन डिबेट है ऑरिजिन्स ऑफ पेट्रियार्की की, वो बहुत पावरफुल है। हम तो मर्दों की डोमिनेंस को बस पेट्रियार्की कहते हैं। असल में एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि पेट्रियार्की की बुनियाद वहां से पड़ी जब एंसेस्ट्रल औरतों ने उन मर्दों को तरजीह दी जिनके पास रिसोर्सेज थे। वेट, यानी औरतों की प्रेफरेंस ने मर्दों को रिसोर्स होर्डिंग पे मजबूर किया? बिल्कुल। इस डिमांड को पूरा करने के लिए मर्दों ने रिस्क लिए। उन्होंने दूसरे मर्दों के साथ अलायंसेस और कोवलिशंस बनाए, जैसे चिंपैंजीज या डॉल्फिन्स करते हैं, ताकि वो डोमिनेंस हासिल कर सकें। लेकिन एक मिनट, अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्द और औरत एक दूसरे के खिलाफ यूनाइटेड नहीं है, बल्कि दोनों अपनी ही जिन्स के लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो सेम सेक्स कंस्पिरेसी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मर्दों का मर्दों के साथ और औरतों का औरतों के साथ होता है। एक औरत जो अपने सक्सेसफुल मेट से फायदा लेती है, उसमें उसके भाई और बाप भी शामिल होते हैं। राइट। तो हर कोई बेसिकली अपने जीन्स और फैमिली की गेम खेल रहा है। और ये स्ट्रैटेजीज दुनिया भर में कल्चर के साथ कितनी बदलती हैं, ये भी जबरदस्त है। जैसे 1980s में चाइना में चैस्टिटी या पाक दामनी की बहुत अहमियत थी। हाँ, और ठीक उसी वक्त स्वीडन और नॉर्वे में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये वेरिएशंस जे बेल्स्की की थ्योरी से बहुत अच्छे से समझ आती हैं। उनका कहना है कि बचपन के हालात हमारी मेटिंग स्ट्रैटेजी तय करते हैं। ओह, यानी चाइल्डहुड ट्रॉमा या स्टेबिलिटी। बिल्कुल। अगर चाइल्डहुड अनस्टेबल हो तो लोग शॉर्ट टर्म कैजुअल मेटिंग की तरफ जाते हैं, और अगर चाइल्डहुड स्टेबल हो तो वो लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप्स बनाते हैं। इसे मैं एक मेन्यू कार्ड की तरह देखती हूँ। मतलब हमारे डीएनए में स्ट्रैटेजीज का पूरा एक मेन्यू मौजूद है, लेकिन हमारा कल्चर और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि हम क्या ऑर्डर करेंगे। बड़ी अच्छी एनालॉजी है। और कॉन्फ्लिक्ट तब ज्यादा होता है जब डिजायरेबल लोग कम हो। जैसे यनोमामो ट्राइब में जंगें सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं बल्कि औरतों को कैप्चर करने के लिए होती हैं। मेल वायलेंस मेटिंग मोटिव से डीपली कनेक्टेड है। लेकिन आखिरकार कुछ तो है जो हमें जोड़ कर रखता है, और वो बच्चे हैं। बच्चे एक मर्द और औरत के इंटरेस्ट्स को एक कर देते हैं। लाइफ लॉन्ग फिडेलिटी एक हार्मनी पैदा करती है दोनों के बीच में। बिल्कुल। एक दूसरे की इवॉल्व्ड डिजायर्स को समझना ही रिलेशनशिप की कामयाबी है। मर्द की फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की ख्वाहिश और औरत की रिसोर्सेज या काइंडनेस की ख्वाहिश, इन्हें म्यूचुअली पूरा करना जरूरी है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के दौर में जहाँ टिंडर है, डिजाइनर बेबीज हैं और कॉस्मेटिक सर्जरीज आम है, वहाँ हमारे ये कदीम दिमाग या लिविंग फॉसिल्स ऑफ द माइंड इन नए हालात का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? हम बायोलॉजी के इन उसूलों को लेकर इस आर्टिफिशियल मॉडर्न दुनिया में आखिर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं जो हमने खुद बनाई है? जब किसी की हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे बिल्कुल वाज़ेह बता देता है कि मसला कहाँ है। एक प्रिसिजन होती है, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर इशारा करके कह देता है कि यहाँ फ्रैक्चर है और उसे ठीक करने का रास्ता भी सामने होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब दिल टूटता है या जब हम अचानक किसी की तरफ बेतहाशा अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती। सही कहा। हमारी डिजायर्स और हमारे रोमांटिक रिश्तों का जो लैंडस्केप है ना, वो इंतहाई धुंधला और कॉम्प्लेक्स है। और आज हम इसी धुंधले लैंडस्केप का एक बहुत गहरा जायजा ले रहे हैं। हमारे पास डेविड बस की मशहूर किताब द एवोल्यूशन ऑफ डिजायर मौजूद है। और ये कोई आम किताब नहीं है। उन्होंने 50 से ज़ायद आलमी कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश की है कि हमारी डिजायर्स के पीछे क्या है। यानी क्या वाकई हमारी अपनी मर्जी होती है, या लाखों साल पुरानी बायोलॉजी हमें सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है?
इस तहकीक में लीडा कॉस्मेडीज, जॉन टूबी और डॉन सिमंस जैसे अहम नाम भी शामिल हैं। बिल्कुल, इन्होंने ही एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है ओरिजिन्स ऑफ मेटिंग। यानी ये समझना जरूरी है कि हमारी डिजायर्स आई कहाँ से हैं। राइट। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि मैकेनिज्म समझाती है कि हम वो क्यों चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मॉर्टन डेली और मार्गो विल्सन की तहकीक इस पर बहुत असरअंगेज है। अच्छा, उनकी तहकीक किस बारे में थी? उन्होंने सेक्स और वायलेंस के एवोल्यूशनरी पहलुओं पर बात की। उन्होंने वाज़ेह किया कि इब्तिदा में ह्यूमन हिस्ट्री में वायलेंस कोई रैंडम एक्ट नहीं था, बल्कि ये मेटिंग कंपटीशन का एक हिस्सा था। वेट, रुकें, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल साउंड कर रहा है। अगर हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुई है, तो क्या हम वायलेंस और एग्रेशन को नेचुरल कह रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ ये अजीब लगता है, लेकिन यहाँ हमें बायोलॉजी और मोरालिटी के दरमियान फ़र्क करना होगा। इर्तिकाई साइंसदान किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते। तो वो बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो सिर्फ उस मैकेनिज्म की वाई को एक्सप्लेन करते हैं। इब्तिदा में रिसोर्सेज और मेट्स हासिल करने का मुकाबला इतना शदीद था कि मर्दों में अग्रेशन एक सर्वाइवल टूल बन गया। ओह, तो जो ज्यादा अग्रेसिव था उसने रिसोर्सेज कंट्रोल किए और उसने ज्यादा सर्वाइव किया। बिल्कुल। तो हमारे जहन ने ऐसे न्यूरल पाथवेज डेवलप कर लिए जहां सर्वाइवल के लिए डोमिनेंस लाजमी हो गई। हमारी आज की डिजायर्स उन्हीं पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म्स का हिस्सा हैं। वाओ, इसका मतलब है कि हम अनकॉन्शियसली उन ट्रेड से अट्रैक्ट होते हैं जो किसी दौर में सर्वाइवल की गारंटी थे। तो अब आते हैं चैप्टर 2 और 3 पर, व्हाट वुमेन वांट और व्हाट मेन वांट। हाँ, ये दोनों चैप्टर्स इस बात पर फोकस करते हैं कि दोनों जिन्स आखिर चाहते क्या हैं। तो किताब के नोट्स में एक टर्म बार बार आती है, मेट वैल्यू डिस्क्रिपेंसीज। अगर हम एक स्टॉक ब्रोकर की मिसाल लें, तो क्या हमारा दिमाग अपने पार्टनर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होता है? ये स्टॉक ब्रोकर वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। दरअसल मेट वैल्यू किसी भी शख्स की वो ओवरऑल अपील है जो वो इस रिप्रोडक्टिव मार्केट में रखता है, जिसमें हेल्थ, सोशल स्टेटस और लुक्स शामिल हैं। सही कहा। तो जब कोई रिलेशनशिप बनता है तो आमतौर पर दोनों पार्टनर्स की मेट वैल्यू आसपास होती है। लेकिन नोट 44 में जिस मेट वैल्यू डिस्क्रिपेंसी का हवाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? अगर मैरिड कपल में एक पार्टनर की वैल्यू अचानक बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर उसे बड़ी प्रमोशन मिल जाए, तो उसके दिमाग का इंटरनल स्टॉक ब्रोकर अलर्ट भेजता है। वाओ, मतलब दिमाग कहता है कि मेरी वैल्यू अब ज्यादा है, क्या मुझे बेहतर डील मिल सकती थी? एग्जैक्टली। लोग कॉन्शियसली खुदगर्ज नहीं होते, लेकिन उनका दिमाग बैकग्राउंड में उन्हें अलर्ट्स भेज रहा होता है। ये वाकई रोमांटिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेक सेंस करता है। तो इसी के साथ चैप्टर 4 कैजुअल सेक्स पर चलते हैं। यहाँ मीटिंग माइंड्स और कॉग्निटिव बायसेस का जिक्र है। हाँ, हमारा जहन लगातार सामने वाले की इंटेंशंस को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन इस माइंड रीडिंग में मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ किस्म के धोखे खाते हैं। मैंने पढ़ा है कि मर्द अक्सर खवातीन की एक सिंपल सी मुस्कुराहट को फ्लर्टेशन समझ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हिसाब से देखें तो एक अर्ली हंटर गैदरर मर्द के पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो मुस्कुराहट को सेक्सुअल इंटरेस्ट समझे और अप्रोच करे, और अगर वो गलत था तो थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने इग्नोर कर दिया और इंटरेस्ट वाकई था, तो उसने रिप्रोडक्शन का एक कीमती मौका खो दिया। इसीलिए मर्दों का जहन हर एम्बिगुअस सिग्नल को ओवर परसीव करने के लिए वायर हो गया। राइट। और खवातीन का बायस इसके उलट काम करता है। वो मर्दों की कमिटमेंट को अंडर एस्टिमेट करती हैं। जी हाँ, खवातीन के लिए कॉस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगर उन्होंने कमिटमेंट को ओवर एस्टिमेट किया और मर्द ने साथ छोड़ दिया, तो उन पर अकेले बच्चे को रेज करने का अजीम सर्वाइवल रिस्क आ जाता था। तो उनका डिफॉल्ट बायस ये बना कि मर्द की नीयत पर शक किया जाए जब तक वो रिसोर्सेज प्रूव ना कर दें। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। जरूर, बताएं। अगर दोनों के गोल्स इतने एक्सट्रीम हैं, तो क्रॉस सेक्स दोस्ती का क्या हिसाब है? क्या लोग वाकई जस्ट फ्रेंड्स नहीं रह सकते? ये थोड़ा सिनिकल नहीं हो गया? ये बहुत अहम सवाल है। अप्रैल ब्लेस्के की इस पर एक जबरदस्त तहकीक है। लोग कॉन्शियस लेवल पर दोस्ती का नाटक नहीं कर रहे होते, दोस्ती जेन्युइन होती है। लेकिन दिमाग इसे डिफरेंटली प्रोसेस कर रहा होता है। एग्जैक्टली।
क्रॉस सेक्स दोस्तियां अक्सर एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर काम करती हैं। मर्दों के बैकग्राउंड दिमाग में ये दोस्तियां पोटेंशियल सेक्सुअल एक्सेस के बैकअप के तौर पर इंडेक्स हो रही होती हैं। और खवातीन इन दोस्तों को प्रोटेक्शन या इमरजेंसी बैकअप के तौर पर देखती हैं। माइंड ब्लोइंग। हम सिर्फ सरफेस लेवल पर इंटरैक्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर इस नेटवर्क को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है। तो अब जब हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो चैप्टर 5 पर आते हैं। अट्रैक्टिंग अ पार्टनर। सोर्स मटेरियल के नोट 15 में टिंडर का हवाला है। टिंडर एंड द डॉनिंग ऑफ द डेटिंग अपोकलिप्स। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट इंस्टिंक्ट का बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। देखकर अजीब लगता है कि हम लाखों साल पुरानी साइकोलॉजी को आज फोन पर राइट और लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं। टिंडर का एल्गोरिदम आसमान से नहीं उतरा। उन्होंने इंटेंशनली हमारी प्रिमिटिव विजुअल प्रोसेसिंग की वायरिंग को एक्सप्लॉइट किया है। जैसे एक हंटर गैदरर किसी को दूर से देखकर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हेल्थ और फिटनेस का फैसला करता था। बिल्कुल वही। आपका विजुअल कॉर्टेक्स स्क्रीन पर वही सदियों पुराना मेट वैल्यू स्कैन चला रहा है, लेकिन अब स्पीड हजारों गुना बढ़ चुकी है। इंटरफेस डिजिटल है, लेकिन दिमाग कंप्लीटली स्टोन एज का है। फिर अट्रैक्शन के बाद चैप्टर 6 आता है, स्टेइंग टुगेदर, रिलेशनशिप को बचाना। राइट। और यहाँ ह्यूमन मेट पोचिंग यानी किसी और के पार्टनर को चुराना और डिफेंसेस अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रेचरी जैसे टर्म्स आते हैं। यहाँ हसद यानी जेलसी का जिक्र है। जेलसी को आमतौर पर वीकनेस समझा जाता है ना। डेविड स्मिथ और टॉड शैकलफोर्ड की तहकीक इसे रीफ्रेम करती है। बायोलॉजी जेलसी को वीकनेस नहीं बल्कि एक हाईली सेंसिटिव अलार्म सिस्टम मानती है। अलार्म सिस्टम किस चीज के खिलाफ? मेट पोचिंग के खिलाफ। अगर किसी के पास अच्छा पार्टनर है तो उसे चुराना हिस्ट्री में एक रियल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी रही है। इससे बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स इवॉल्व हुए। तो जब कोई पार्टनर दूसरे का फोन चेक करता है या पोजेसिव होता है तो ये मेट गार्डिंग है। एग्जैक्टली। ये जहन की कोशिश होती है अपनी रिप्रोडक्टिव और इमोशनल इन्वेस्टमेंट को महफूज रखने की। बिहेवियर्स को जस्टिफाई नहीं करती, बस उनकी हिस्ट्री कन्फ्रंट करती है। जैसे रिबेका सोलनेट की टर्म मैन्सप्लेनिंग का जिक्र है यहाँ, जहां एक मर्द डोमिनेंस असर्ट करने के लिए बताता है। लेकिन इससे भी डार्क टेरिटरी में रेप एज एडेप्टेशन थियरीज और गॉटशॉल की स्टडी का जिक्र है। हाँ, ये अनकंफर्टेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एकेडमिक लेंस से इनको एनालाइज करना जरूरी है। गॉटशॉल की स्टडी नोट 66 में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को कंट्रोल करके रेप और कंसेंशुअल सेक्स के बाद प्रेगनेंसी रेट्स का मुवाजना करती है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या एक्सट्रीम अग्रेशन पास्ट में रिप्रोडक्शन का टूल था। जैसे जेंगिस खान का हवाला है नोट 80 में। एग्जैक्टली। उसका जेनेटिक फुटप्रिंट इतना बड़ा है क्योंकि तारीख में पावर को रिप्रोडक्शन के लिए मैसिव स्केल पर एम्प्लॉय किया गया। साइंस इस वायलेंस को एक्सक्यूज नहीं दे रही। वो सिर्फ एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पेश कर रही है ताकि इसे समझा जा सके। तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ जाएं तो हम चैप्टर 8 ब्रेकिंग अप पर आते हैं। हाँ, जब हेल्दी सर्वाइवल एनवायरनमेंट ना रहे तो रिश्ता टूट जाता है। हम ब्रेकअप को हमेशा एक नाकामी मानते हैं, लेकिन क्या ये भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है? जहन फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया है। ब्रेकअप हमेशा नाकामी नहीं होता। जब जहन कैलकुलेट करता है कि इमोशनल स्ट्रेस या वायलेंस फायदों से बढ़ चुके हैं तो वो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में और नुकसान से बचने के लिए शेयर्स बेच देते हैं। तो दिल टूटना असल में हमें और एनर्जी ज़ाया करने से बचाता है। बिल्कुल। ब्रेकअप नए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज तलाश करने के लिए एक रीसेट बटन होता है। ये पूरा साइकिल तो बड़ा एग्जॉस्टिंग है। कांस्टेंट कैलकुलेशन, जेलसी, ब्रेकअप्स। तो क्या इंसान पूरी जिंदगी एक ही स्ट्रैटेजी पर चलता है? चैप्टर 9 है चेंजेस ओवर टाइम। नहीं, ये मैथ कंटिन्यूअसली उम्र के साथ तब्दील होती है। एक 20 साल के शख्स की मेटिंग प्रायोरिटीज 50 साल के शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। मिसाल के तौर पर खवातीन में मेनोपॉज के बाद। हाँ, मेनोपॉज उनकी बायोलॉजिकल मैथ को चेंज कर देता है। प्रायोरिटी उन बच्चों या रिलेटिव्स के सर्वाइवल पर शिफ्ट हो जाती है। इसे ग्रैंडमदर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और मर्दों में फाइनेंशियल स्टेटस या पावर के शिफ्ट्स उनकी मेट वैल्यू रीडिफाइन करते हैं। तो फाइनली चैप्टर 10 पर आते हैं, हार्मनी बिटवीन द सेक्सेस।
ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें मॉडर्न हालात में बेहतर करने का रास्ता दिखाती है। और ख़वातीन सच में हार्मनी पैदा कर सकते हैं। नोट 10 में रिसोर्स इनइक्वालिटी और अनइक्वल पे का जिक्र है। जब तक पावर और रिसोर्सेज मर्दों के पास महसूस रहेंगे, एवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा एक्सट्रीम पर रहेंगे। इक्वल पे सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं है। ये हमारी एवोल्यूशनरी डायनामिक्स की कोर है। एग्जैक्टली जब खवातीन फाइनेंशियली खुद मुख्तार होती हैं तो उनकी मेटिंग चॉइसेस किसी मजबूरी या बैकअप के तहत नहीं होती, वो आज़ादाना होती हैं। दोनों जिन्स के दरमियान हार्मनी तभी मुमकिन है जब वसाइल की ये इनइक्वालिटी ख़त्म हो। तो इस पूरे गहरे जायजे में हमने देखा कि हमारी ख्वाहिशात पर हजारों साल पुराने दाग मौजूद हैं। मेट वैल्यू की कैलकुलेशंस, कॉग्निटिव बाइसेस, टिंडर का एंशिएंट वायरिंग को हैक करना। और उसके बाद जेलसी का अलार्म सिस्टम और ब्रेकअप्स का सर्वाइवल मैकेनिज्म, और एंड में ये समझना कि रिसोर्सेज की बराबरी कैसे इस प्रिमिटिव मैथ को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये सच में हमें अपनी फितरत के करीब करता है। तो शुरू में हमने एक्सरे की बात की थी। आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां डेटिंग एप्स हमारी बायोलॉजी को हैक कर रहे हैं और इक्वल पे जैसी तहरीकें सदियों पुराने सर्वाइवल इक्वेशंस को बदल रही हैं। सही कह रहे हैं आप। तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हमारी डिज़ायर्स लाखों साल के सख्त इर्तिकाई दबाव और रिसोर्सेज की जंग से बनी हैं, तो जब आने वाले वक्त में इक्वल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एनवायरमेंट्स को कंप्लीटली बदल देंगे, तो क्या हमारी आने वाली नस्लों की बायोलॉजिकल डिज़ायर्स वही रहेंगी जो आज हैं, या ये नई टेक हमें किसी ऐसे अनजान रास्ते पर डाल देगी जिसे हमारा आज का स्टोन एज दिमाग तसव्वुर भी नहीं कर सकता?